एनिमे की शुरुआत में हमें अकाने को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी सो के ही उठी है और नहाने चली जाती है। इसके बाद वो तैयार होकर बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी वो डर जाती है सामने रिपोर्टर्स को देख के। लेकिन जब वो अपने आगे खड़े अपने ड्राइवर को देखती है तो उसे पता लगता है कि वो उसका बस नजरों का धोखा था। इसके बाद वो कार में बैठ के अपने स्कूल पहुंच जाती है। जब वो स्कूल पहुंचती है तो सभी स्टूडेंट्स उसका हंस के स्वागत करते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अकाने एक एक्ट्रेस है और कई सारी सीरीज और फिल्मों में काम कर चुकी है। पर जब वो लॉकर रूम में पहुंचती है तो उसकी मुलाकात उस इंसान से होती है जिससे वो नफरत करती है। ऐसा इसलिए था कि वो हमेशा उसका नाम गलत प्रोनाउंस करता था, जबकि रोज वो उसके साइड में ही बैठता है। उस लड़के का नाम कागनो होता है जो कि अकाने का फिर से गलत नाम लेके उसे गुड मॉर्निंग कहता है। और अकाने जब उसे अपना सही नाम बताती है उसके बाद भी वो उसका गलत ही नाम लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अकाने अपने पास के बारे में बता रही होती है कि एक स्कैंडल की वजह से उसे हमेशा अपने रूम में बंद रहना पड़ता है और दुनिया के सामने एक मुखौटा पहन के रखना पड़ता है। वो हमेशा जानबूझ के ऐसी चीजें करती है ताकि उसके आसपास के लोग उसे पसंद करें। इसी की वजह से जब सारे स्टूडेंट छुट्टी होके जा रहे होते हैं फिर भी वो टीचर्स का काम कर रही होती है। तभी उसे अचानक से एक बहुत ही सुंदर पियानो की धुन सुनाई देती है और फिर हमें पता चलता है कि ये धुन कोई और नहीं कागेनो ही बजा रहा होता है। शाम को जब अकाने घर जाने वाली होती है वो अपने ड्राइवर को कॉल करती है, पर उसका ड्राइवर फोन नहीं उठाता। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसके ड्राइवर को कुछ गुंडों ने बहुत बुरी तरह से मारा था, जिसकी वजह से वो पैदल ही घर जाने लगती है। वहीं कागेनो भी छत पे खड़ा होकर नोटिस करता है कि अकाने को उसका ड्राइवर लेने नहीं आया था। घर जाते वक्त अकाने बहुत डरी हुई होती है और खुद से कह रही होती है कि उस इंसिडेंट के बाद से मैं घर से कभी अकेली बाहर नहीं रही हूँ। तभी वही दोनों गुंडे आते हैं जिसने उसके ड्राइवर को मारा था और उसे किडनैप कर लेते हैं। जब वो बेहोश हो रही होती है उसे लास्ट मोमेंट्स में कागेनो दिखता है। कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है तो वो सोचती है कि कहाँ हूँ मैं। एक किडनैपर उससे बदतमीजी करने लगता है जिसकी वजह से उसकी दूसरे आदमी के साथ बहस हो जाती है और ये सब देख के अकाने बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम कागेनो को देखते हैं जो कि लड़ाई के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी एक किडनैपर उसके पास आता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। उसी वक्त अकाने को उसके पहले वाला इंसिडेंट याद आ जाता है जब उसके एक फ़ैन ने उसे किडनैप कर लिया था और उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। तभी उन्हें छत पे से कुछ आवाज़ आने लगती है जिससे किडनैपर चौकन्ना हो जाता है और ऊपर देखने लगता है। तभी कागेनो हीरो की तरह एंट्री लेता है। वो खुद को किडनैपर से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं स्टाइलिश रफियन स्लेयर हूँ। उस किडनैपर के पास गन होती है जिससे वो स्लेयर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन कागेनो उस पे एक नाइफ थ्रो करता है और उसे बुरी तरह से पीट देता है। ये देख के वो दूसरा किडनैपर इंप्रेस हो जाता है। वो अपनी बंदूक नीचे गिरा देता है और उसके साथ एक नाइफ से लड़ने लगता है। वो कहता है कि जब से मुझे आर्मी से निकाला गया था मैं बहुत बोर हो चुका था, लेकिन अब फाइनली कुछ एंटरटेनिंग होगा। कागेनो भी खुद से सोच रहा होता है कि मैं हमेशा से एक आर्मी के बंदे को डिफीट करना चाहता था। ऐसे ही वो दोनों लड़ने लगते हैं। जब ऐसा लग रहा होता है कि वो किडनैपर उसे मार ही देगा, लास्ट मोमेंट में उसके अटैक को कागेनो ब्लॉक कर देता है एक क्रोबार से। वो किडनैपर से कह रहा होता है कि एक क्रोबार एक नाइफ से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वेपन है। उसे ये तब पता चला जब उसने इस क्रोबार का यूज़ करके बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट गैंग को हराया था। जब उस किडनैपर ने ये बात सुनी तब वो समझ गया कि ये वही बंदा है जो रात को अलग अलग गैंग्स की धुलाई करता है। वो तुरंत अपनी गन उठाने के लिए गया, लेकिन कागेनो उसे आसानी से रोक देता है और उसे क्रोबार से तब तक पीटता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। इसके बाद वो एक नाइफ उठाता है और अकाने को फ्री कर देता है और उससे कहता है कि उसे अगली बार से संभाल के घर जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले अकाने उससे कुछ कह पाती वो वहाँ से गायब हो चुका था। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और अकाने के माँ बाप भी आते हैं जिन्होंने अपने पैसे और पावर का यूज करके इस सारी घटना को दबा दिया था। उसके बाद अगली सुबह निशिनो फिर से स्कूल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सभी को गुड मॉर्निंग कर रही होती है। आज भी उसे फिर से लॉकर के पास कागेनो दिखता है, लेकिन इस बार कागेनो उसका सही नाम लेके उसे गुड मॉर्निंग कहता है। ये सुन के निशिनो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। निशिनो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस बार मुझे डायरेक्टली मेरी आंखों में देख रहा है। हम देखते हैं कि निशिनो के रूम में टीवी चल रहा होता है जहाँ न्यूज आ रही होती है। ट्रक से एक्सीडेंट के बाद एक कागेनो नाम का लड़का मर चुका है। हमें फिर कागेनो का पास दिखाया जाता है। कागेनो कह रहा होता है कि बचपन में सब बच्चों का ड्रीम होता है कि वो हीरो बने, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका ये ड्रीम चेंज हो जाता है। पर मैं उन सबसे अलग था, मुझ में हीरो बनने का अलग ही पैशन था। मैंने वो सब कुछ किया जो मेरी स्किल को इम्प्रूव करे और मुझे स्ट्रॉन्ग बनाए। और स्कूल में मैं एक मास्क के पीछे रहा करता था ताकि किसी को ना पता चले कि मेरी असलियत क्या है। मैंने अपनी ट्रेनिंग
जारी रखी, पर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इस वर्ल्ड में चाहे जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लूँ, मुझे उतनी ओवरवेलमिंग पावर कभी नहीं मिलेगी जैसा कि मैंने स्टोरीज में देखी है। मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ गुंडों को अकेले पीट सकता हूँ, पर तब क्या होगा जब मुझे सोल्जर्स घेर लेंगे और उनके हाथों में गन होगी। हाँ, अगर मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट हूँ दुनिया का, तब शायद मैं उन्हें हरा दूं। पर तब क्या होगा जब मुझ पे न्यूक्लियर मिसाइल से हमला किया जाएगा। मुझे ऐसी बॉडी चाहिए जो किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल से तबाह ना हो, ऐसी बॉडी जिसकी कोई लिमिट ना हो। तभी हम देखते हैं कि कागेनो दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है। वो किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है यहाँ, जिसमें सारी की सारी मेंबर्स लड़कियां ही हैं जो उसके पीछे खड़ी हैं। एक लड़की कह रही होती है कि हमने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। दूसरी लड़की कहती है कि हम बस आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि इसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स पूरे टाउन में फैले हुए हैं। वहीं कागेनो कहता है कि ये बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है पर ये अच्छा है। मुझे एक नई दुनिया के अंदर एक नई जिंदगी मिली है और आखिरकार मेरे हाथ में वो चीज है जिससे मैं एक लिमिटलेस पावर बन चुका हूँ, मैजिक। मुझे इस दुनिया का ना ही हीरो बनना है ना ही लास्ट बॉस। मैं वो शख्स बनना चाहता हूँ जो दुनिया को शैडो से कंट्रोल करे और फिर अपनी ग्रेटनेस दिखाए। मैं बनूंगा द एमिनेंस इन द शैडो। तभी अल्फा कागेनो से कहती है कि जैसा तुमने कहा था सब वैसा ही निकला। मैंने उन एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ा और हमें पता लगा कि उसमें कल्ट ऑफ डियाब्लोस के बारे में लिखा हुआ है। हम जितना उनके बारे में जान रहे हैं वो उतना ही पावरफुल लग रहे हैं। पिछली लाइफ में कागेनो की मौत के बाद वो दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ। उसके फादर कह रहे होते हैं कि क्लेयर को हमेशा से एक भाई चाहिए था, वो बहुत खुश होगी। कागेनो को समझ में आ जाता है कि वो किसी और दुनिया में बोर्न हुआ है और यहाँ मैजिक है। वो कहता है मेरी पहली दुनिया में मैजिक बस कहानियों की बातें थी, पर अब मैं इस पावर को अपने लिए यूज कर सकता हूँ। कई साल बीत जाते हैं और कागेनो एक पत्थर के अंदर तलवार घुसा के उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि सभी को कागेनो के बारे से बहुत उम्मीदें हैं, पर वो मैं नहीं हूँ, मेरी बहन है। और हम देखते हैं कि क्लेयर अपनी स्वॉर्ड से एक बड़े पत्थर को काट के उसको टुकड़े टुकड़ों में बांट देती है। कागेनो कहता है कि उसकी बहन बहुत टैलेंटेड है और उसके मुकाबले वो बस एक एवरेज डार्क नाइट है, लेकिन ये सब कुछ एक दिखावा है। वो रात को बैटमैन की तरह बैंडेज से लड़ता है जिन्हें वो बिना किसी परेशानी के आसानी से हरा देता है अपने स्लाइम सूट की मदद से। वो खुद को इतना एंजॉय कर रहा था कि उसने कब सारे बैंडेज को मार दिया उसे पता भी नहीं चला, लेकिन अभी भी उन बैंडेज का लीडर छुपा हुआ था जो उसके ऊपर पीछे से हमला करता है। कागेनो जख्मी होने का नाटक करता है पर उसे कुछ भी नहीं हुआ था और वो अपने सूट का इस्तेमाल करके उसे भी मार देता है। इसके बाद वो उन सारे बैंडेज के पैसे चुरा लेता है, लेकिन उन बैंडेज के सामान में उसे एक अजीब सा क्रीचर भी दिखाई देता है। सिड सेंस करता है कि वो क्रीचर मैजिक से ओवरलोड हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो चुकी है। सिड उसे अपने घर ले जाता है और कुछ हफ्तों के लिए उस पर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करता है, जिसकी वजह से उस क्रीचर का मैजिक रिलीज हो जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक बहुत सुंदर एल्फ होती है। वो उसे जमीन पे लेटा देता है और इससे पहले कि वो उठे वो अपना पहला अपीयरेंस प्लान करता है, जो कि एमिनेंस इन शैडो के रूप में होगा। सिड बताता है कि उसने उसका कर्ज हटा दिया है और अब वो फ्री है। सिड उसे आगे बताता है कि हीरोज जिन्होंने डीमंस को डिफीट किया था उनके डिसेंडेंट्स पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने कर्ज कर दिया था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कल्ट ऑफ डियाब्लोस है, लेकिन वो ये सब कुछ अपनी मनगढ़ंत कहानियों में से बता रहा होता है। वो कहता है कि उसका मेन पर्पस इस दुनिया में कल्ट ऑफ डियाब्लोस को ख़त्म करना है और वो अपना नाम शैडो बताता है, जो क्रिमिनल्स को अंधेरे में रह के हंट करता है। इसके बाद वो लड़की खड़ी होती है और कहती है कि हम और भी हीरो के डिसेंडेंट्स को ढूंढेंगे और उन्हें उनके कर्ज से फ्री करेंगे। वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं जिसका नाम वो शैडो गार्डियन रखते हैं और सिड उस लड़की का नाम अल्फा रखता है। 3 साल बाद सिड अपनी बहन के साथ ट्रेन कर रहा होता है। वो उसे बड़ी आसानी से हराने के काबिल है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और अपनी बहन से कहता है कि वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसके कुछ दिन बाद क्लेयर का एडमिशन मिडगार किंगडम के ब्लैक नाइट अकेडमी में हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अकेडमी जाती उसे कोई किडनैप कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिड बेटा से पूछता है कि अल्फा कहाँ है, जिस पे बेटा बताती है कि उन्हें क्लेयर के ट्रेसेस भी मिल चुके हैं और वो एक मैप खोलती है। सिड इस मैप पे एक नाइफ फेंकता है, लेकिन जहाँ वो उस नाइफ को मारना चाहता था उसकी जगह किसी और जगह पे लग जाती है। वो ये छुपाने के लिए यही कह देता है कि क्लेयर को यहीं किडनैप करके रखा गया है और बेटा उसकी बातों को मान भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं जिसे कि चेन से बांध के रखा हुआ है। किडनैपर उस पर हमला करता है जिसे क्लेयर डॉज कर जाती है। ये देख के किडनैपर इम्प्रेस हो जाता है, जिस पर क्लेयर कहती है कि उसने ये सब अपने भाई से सीखा है, वो हमेशा उससे कुछ ना कुछ नया सीखती है। ये सुन के किडनैपर कहता है कि फिर तो मुझे तुम्हारे भाई को किडनैप कर लेना चाहिए था या फिर उसे जान से मार देना चाहिए। ये सुन के क्लेयर को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। तभी किडनैपर को रिपोर्ट किया जाता है कि 7 लोग आए और उनके सारे सोल्जर्स को मार दिया।
किडनैपर जब बाहर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि उसके सारे सोल्जर्स मरे हुए हैं। अल्फा खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि हम शैडो गार्डियन हैं और हम कल्ट ऑफ डियाब्लोस को मिट्टी में मिला देंगे। किडनैपर ये सुन के हैरान हो जाता है कि ये कल्ट ऑफ डियाब्लोस के बारे में कैसे जानते हैं और उस पर हमला कर देता है, लेकिन अल्फा उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। किडनैपर कुछ मैजिकल पिल्स खाता है जिससे उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी बदौलत वो वहाँ से भागने में कामयाब होता है। अल्फा बाकी लड़कियों से कहती है कि उन्हें चेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शैडो उसे ज़रूर ख़त्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ शैडो भी अंडरग्राउंड था, जो कि रास्ता भूल गया है और अब इधर उधर भटक रहा है। तभी वहाँ किडनैपर आ जाता है, जो वहाँ शैडो को देख के हैरान होता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन शैडो उसके अटैक्स को आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है। शैडो उससे कहता है कि तुम्हारे पास अल्फा से ज़्यादा मैजिकल पावर है, लेकिन तुम उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो। इसके बाद शैडो उसके साथ खेलने लग जाता है और उस पर आसानी से कई सारे हमले करता है। किडनैपर समझ जाता है कि वो शैडो को नहीं हरा सकता, इसलिए वो और भी पिल्स खा लेता है और एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो तेज़ी से शैडो पे हमला कर रहा होता है, लेकिन शैडो उसके सारे अटैक्स को डॉज कर पाता है और उसे आसानी से मार देता है और कहता है कि खेलने का समय ख़त्म हो चुका है। लड़ाई के बाद शैडो को किडनैपर का एक पेंडेंट मिलता है जिसमें उसकी और उसकी बेटी की फ़ोटो होती है। वो उस पेंडेंट को अपनी जेब में डाल लेता है और वहाँ से चलने लगता है। अगले दिन क्लेयर घर वापस आ जाती है और उसे एकेडमी में भेज दिया जाता है। शाम को शैडो कूल दिखने के लिए सनसेट की तरफ देख रहा होता है, लेकिन अल्फा के पास उसके लिए एक बैड न्यूज़ होती है। वो कहती है कि वो सब उसे छोड़ के जा रहे हैं। सिड को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होता। कई महीने बीत चुके हैं जब वो लड़कियां उसे छोड़ के गई थी। उन्होंने उससे कहा था कि वो सारी दुनिया में घूम के कल्ट ऑफ डियाब्लोस को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन सिड उनकी बातों को मिसअंडरस्टैंड कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो सब अब बड़े हो गए हैं और वो उसके साथ खेलना नहीं चाहते, पर वो उनसे नाराज़ नहीं था। उसने डिसाइड किया कि उसके पास टीम नहीं है, फिर भी वो एक एमिनेंस इन शैडो बना रहेगा। अब सिड मिडगार किंगडम के रॉयल कैपिटल में पहुंच चुका है। उसकी उम्र 15 साल है और उसे ज़बरदस्ती मिडगार एकेडमी में भेजा गया है। यहाँ पे भी सिड एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह ही एक्ट करता है ताकि उसकी तरफ कोई भी अननेसेसरी अटेंशन ना आए। इसके बाद वो स्कूल जाने के लिए हीरो और जागा के साथ ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में हीरो कंप्लेंट कर रहा था कि अपर किड्स की तरह उन्हें डॉर्म्स में रहने की इजाज़त नहीं है। वहीं सिड खुद पे प्राउड फील कर रहा था क्योंकि वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने में सफल रहा था और उसके दोस्तों ने उसे मजबूर किया कि वो अपना प्यार किसी लड़की से कन्फेस करे। वो रिजेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार था। जब वो स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रिंसेस अलेक्सिया ने एक लड़के का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। ये देख के उसके दोस्तों ने उसे गुड लक कहा और वो प्रैक्टिस में लग गया ताकि वो एक परफेक्ट बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह प्रपोज कर पाए और रिजेक्ट हो। शाम के वक्त अलेक्सिया को सिड प्रपोज करने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस और अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और अंदर ही अंदर अपने इस शर्मनाक प्रपोजल पे गर्व महसूस कर रहा था। उसे यकीन था कि अलेक्सिया उसे रिजेक्ट कर ही देगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अलेक्सिया ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और सिड हक्का बक्का रह गया कि ये मान कैसे गई। अगले दिन सारे स्कूल को पता लग गया कि प्रिंसेस अलेक्सिया एक ऑर्डिनरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। सभी लड़के उससे चिढ़ रहे थे और उसके दोस्त भी उससे जेलस फील कर रहे थे। वो बात कर ही रहे थे कि अलेक्सिया वहाँ आ जाती है और वो सिड के बगल में बैठ जाती है। अलेक्सिया को महंगी महंगी डिशेज सर्व की जा रही होती हैं। वो कहती है कि वो कभी भी अपना लंच ख़त्म नहीं कर पाती। ये सुनते ही सिड कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और उसके हिस्से का खाना खाने लगता है। वो उससे काफ़ी रूडली बिहेव कर रहा होता है ताकि अलेक्सिया उसके साथ ब्रेकअप कर जाए, लेकिन अलेक्सिया उसे अपने साथ फेंसिंग की प्रैक्टिस करने को कहती है। वो उसे मना नहीं कर पाया और उसके साथ सेम क्लास में जाने को मान गया। अलेक्सिया के बदौलत सिड को हायर फेंसिंग क्लास में एंट्री मिल जाती है। जीनन ने उसे पूरी क्लास के सामने इंट्रोड्यूस किया। कुछ टाइम बाद क्लास शुरू हो जाती है। अलेक्सिया और सिड साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सिड अलेक्सिया की फेंसिंग को नोटिस कर रहा होता है। उसे लगता है कि अलेक्सिया काफ़ी प्रिसाइज मूवमेंट्स करती है और उसके सारे अटैक्स भी सधे हुए हैं। सिड को अलेक्सिया का फाइटिंग स्टाइल पसंद आ रहा था और उसे ये भी पता था कि उसकी बड़ी बहन मिडगार किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है। दोपहर को जब क्लास खत्म हुई, अलेक्सिया ने सिड के फेंसिंग स्टाइल को प्रेज किया और उसने ये भी कहा कि वो उसके स्टाइल से नफरत भी करती है। इसके बाद अलेक्सिया ने जीनन को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया। ये देख के सिड समझ गया कि उसने उसका प्रपोजल इसलिए एक्सेप्ट किया था ताकि उसकी शादी जीनन से ना हो। उसे बाद में पता चलता है कि अलेक्सिया जीनन के साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहती थी और इसीलिए उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया। अलेक्सिया ने उसे बताया कि उसे पता था कि सिड ने उसे प्रपोज इसलिए किया था क्योंकि वो बैठा रहा था। अलेक्सिया उसे फोर्स करती है कि जब तक उसका पीछा जीनन से नहीं छूट जाता उसे उसके बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करनी होगी। सिड आनाकानी कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही अलेक्सिया गोल्ड कॉइन निकालती है, सिड उसका कुत्ता बनने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे अपने प्लान के लिए पैसों की ज़रूरत है। इसकी वजह से सिड इस रिलेशनशिप के दिखावे को कंटिन्यू रखता है। सभी लोग उससे जेलस फील कर रहे होते हैं, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली होती है कि लोगों का ध्यान अभी भी अलेक्सिया पर है, ना कि उस पे। इसके बाद अलेक्सिया और सिड ट्रेन पे दिखाए जाते हैं। अलेक्सिया किसी बात से गुस्से पे और बड़बड़ किए जा रही है।
लेकिन सिड उसकी बातों में इंटरेस्टेड है ही नहीं। इसके बाद वो शहर के सेंटर में जाके आइसक्रीम खाते हैं। सिड उससे पूछता है कि वो ज़ीनन से क्यों नहीं शादी करना चाहती, वो तो एक परफेक्ट लड़का लगता है। जिस पे अलेक्सिया कहती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, अगर कोई परफेक्ट दिख रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ वो छुपा रहा है। अलेक्सिया सिड को बताती है कि वो लोगों को उनकी परफेक्शन से जज नहीं करती, वो उन्हें उनके फ्लॉज से जज करती है और इसी वजह से वो सिड को सह भी पाती है। इसके बाद वो सिड का शुक्रिया करती है उसकी प्रॉब्लम सुनने के लिए। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। सिड अलेक्सिया से कहता है कि उसके फेंसिंग स्टाइल में कुछ बदलाव आया है, जिस पे अलेक्सिया कहती है कि वो अपनी सिस्टर जितनी स्ट्रॉन्ग बनना चाह रही है। इसके बाद वो सिड से कहती है कि वो उसके फेंसिंग स्टाइल से नफरत करती है क्योंकि उसका फेंसिंग स्टाइल उसे अपने जैसा लगता है और क्योंकि उसका फेंसिंग स्टाइल उसकी सिस्टर के सामने बहुत ही ज्यादा वीक है। सिड उसे चेयर अप करते हुए कहता है कि तुम्हारा फेंसिंग स्टाइल बोरिंग जरूर है लेकिन बहुत सुंदर है। अचानक से अलेक्सिया को गुस्सा आ गया और उसी वक्त ट्रेन भी रुक जाती है। वो सिड को गुड बाय कहती है और ट्रेन से उतर जाती है और उसके बाद उनकी रिलेशनशिप खत्म हो गई। ये देख के उसके फ्रेंड्स सिड को चेयर अप कर रहे थे। वो उसकी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते थे लेकिन सिड कहता है कि उन्होंने तो किस भी नहीं किया था। इसके बाद ज़ीनन और 2 और नाइट्स उन्हें घेर लेते हैं। उनका मानना है कि उसने प्रिंसेस अलेक्सिया को किडनैप किया है, जिसकी तहकीकात के लिए वो उसे अरेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अलेक्सिया जागती है और वो देखती है कि उसे मैजिक सीलिंग चेन से बांधा हुआ है। वो आसपास देखती है पर उसे कुछ नहीं समझ आता। उसे लगता है कि उसे शायद सिड ने ही किडनैप करवाया है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो देखती है कि उसके बगल में ही एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर है। उसके कुछ देर बाद ही एक सन की वैज्ञानिक वहाँ आता है जिसका मकसद अलेक्सिया का रॉयल ब्लड लेना था। वो अलेक्सिया के सारे क्वेश्चंस को इग्नोर कर देता है और बस उसका ब्लड निकालने पर ध्यान देता है। वो कहता है कि इस मॉडर्न दुनिया में डीमन वापस आएगा और पागलों की तरह हंसने लगता है। वहीं सिड को 2 नाइट्स टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि उसने ही अलेक्सिया को किडनैप किया है। लेकिन सिड इन सब चीज़ों से काफ़ी खुश था क्योंकि उसे एक परफेक्ट बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह बिहेव करने का मौका मिल रहा था। लेकिन अब वो इस टॉर्चर से बोर होने लगा था और वो सोच रहा था कि ये सब आखिर कब तक चलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट अलेक्सिया का ब्लड लेते ही जा रहा है, जिसकी वजह से अलेक्सिया उससे कहती है कि वो ज़्यादा ब्लड ना ले क्योंकि वो मरना नहीं चाहती। वहीं साइंटिस्ट भी किसी वजह से परेशान था। वो चिल्लाता है कि उसकी लैब उससे छीनी जा रही है और वो गुस्से में उस म्यूटेटेड मॉन्स्टर को लात मारने लगता है। ये देख के अलेक्सिया उसे याद दिलाती है कि वो उसका खून यहाँ लेने आया था। वो वैज्ञानिक एक कटोरा दलिया लेके आता है और अलेक्सिया को ऐसे खिलाता है कि वो लगभग चोक कर जाती है और ये सब वो मॉन्स्टर बैठ के देख रही होती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अलेक्सिया की सिस्टर आयरिस ज़ीनन को शुक्रिया कर रही होती है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा था। ज़ीनन कॉन्फिडेंट है कि वो अलेक्सिया को जरूर ढूंढ लेंगे। इसके बाद ज़ीनन कहता है कि उसे नहीं लगता कि सिड कल्प्रेट है, उसे लगता है कि वो पूरी तरह से इनोसेंट है। वो ये भी रिपोर्ट करता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स लॉकडाउन के अंदर है और उन्हें कहीं भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तभी आयरिस को बाहर से कुछ शोर शराबे की आवाज आती है जो कि क्लेयर मचा रही होती है क्योंकि वो अपने छोटे भाई को बचाना चाहती है। वहीं आयरिस सोच रही होती है कि उसकी छोटी बहन उससे इतनी दूर क्यों हो गई। इसके बाद हम अलेक्सिया को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सिड को रिलीज कर दिया जाता है। सिड अपने सारे जख्मों को इंस्टेंटली हील कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वो बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह नहीं होता। जब वो ट्रेन से उतरा तो उसके साइड में एक लड़की चलते हुए उसे कुछ मैसेज देती है और जब वो अपने रूम में पहुंचता है तो अल्फा उसका वहां इंतजार कर रही होती है। वो उसे एक बर्गर देती है और कहती है कि मैंने सुना तुम मुसीबत में हो। सिड का मानना था कि ये सारी लड़कियां एक नॉर्मल जिंदगी ही जी रही हैं लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि वो अभी भी उसके साथ खेलने के लिए आ गई। इसके बाद अल्फा उसे रिपोर्ट करती है कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस ने ही अलेक्सिया को किडनैप किया है। सिड को थोड़ी हैरानी होती है कि अलेक्सिया अभी भी जिंदा कैसे है। इसके बाद अल्फा उससे कहती है कि उसे उसको बर्गर खिलाने के लिए बाहर ले जाना होगा और वहां से जाते वक्त वो उससे पूछती है कि जो नाइट्स उसका पीछा कर रहे हैं क्या वो उन्हें खत्म कर सकती है। सिड कहता है कि उसे बस अपना काम करना चाहिए और नाइट्स को इग्नोर करे। इसके बाद हम अलेक्सिया को देखते हैं जो अपनी बची कुची ताकत से उस मॉन्स्टर को कुछ कहती है। वहीं दूसरी तरफ सिड इस दिन को सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा होता है और इस सेलिब्रेशन की वजह ये थी कि आखिरकार उसने अपना एमिनेंस इन शैडो के कलेक्शन को कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद वो बेटा के आने का इंतजार करता है। जब बेटा वहाँ पहुँचती है तो वो सजा हुआ रूम देखती है। वो उससे कहता है कि शैडोज का समय आ चुका है। ये सब देख के बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो सिड को रिपोर्ट करती है उनके मेंबर्स के बारे में और सिड ये सुन के हैरान होता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में 100 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। इसके बाद उसे वो बताती है कि कमांडर्स ने प्रिंसेस अलेक्सिया की लोकेशन पता लगा ली है। सिड उसे आगे कुछ भी बोलने से रोकता है
और उसे एक लेटर दिखाता है। इसके बाद वो कहता है कि वो इस प्रॉब्लम को संभालेगा और आज रात ये दुनिया उनकी है। इसके बाद सिड जब अपने अपार्टमेंट के बाहर होता है तो 2 नाइट्स उसके सामने आते हैं जो कि उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उनका प्लान उसकी पिटाई करने का था। तभी उन दोनों के पीछे उनके साथियों की लाशें मिलती हैं और सिड उन पे हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। वो शैडो में ट्रांसफॉर्म हो गए और दूसरी तरफ बेटा अपने लीडर को एडमायर कर रही होती है और ये सारी चीजें लिख रही होती है। वहीं डेल्टा और बाकी के कमांडर्स करप्ट नाइट्स को खत्म कर रहे होते हैं और ये सब अल्फा छत पे खड़ी देख रही होती है। वहीं आयरिस को नाइट्स इन्फॉर्म करते हैं कि एक मिस्टीरियस ग्रुप उनकी सिटी पे अटैक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अलेक्सिया उस मॉन्स्टर से बात कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ वो साइंटिस्ट आ जाता है। उसका प्लान डियाब्लोस को अवेकन करना है और वो अजीब सी मिक्सचर को उसमें इंजेक्ट करता है। उस मिक्सचर से उस मॉन्स्टर की पावर बढ़ जाती है और वो उस साइंटिस्ट को मार के अलेक्सिया को फ्री कर देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी बॉडी के ऊपर से उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो आसपास की सारी चीज़ों को तबाह करने लगती है। अलेक्सिया हैरान हो रही होती है कि वो बच कैसे गई, लेकिन जो मेन बाहर जाने का रास्ता था वो ब्लॉक हो चुका था, तो वो बाहर निकलती है रास्ता ढूंढने के लिए। तभी उसके सामने जीनन आता है। जीनन उसे बताता है कि ये फैसिलिटी उसकी है, जिसपे अलेक्सिया को गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसे किडनैप करवाया था। जीनन अलेक्सिया को बताता है कि उसे उसके ब्लड की जरूरत थी ताकि वो डीमन डियाब्लोस को रिवाइव कर पाए, जो सुन के अलेक्सिया उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इन सबसे जीनन को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अलेक्सिया अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे सिर्फ खरोंच ही दे पाती है, जिसके बाद जीनन उनके पावर डिफरेंस को दिखाता है और उसे बताता है कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती और उससे कहता है कि वो कभी भी अपनी बहन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। तभी अचानक से वहाँ शैडो पहुंच जाता है, जिसे देख के वो दोनों काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। जीनन शैडो को कमजोर समझ रहा होता है और उसे बताता है कि वो कल्ट का कोर मेंबर है। जीनन कॉन्फिडेंट था कि वो शैडो को बड़ी ही आसानी से हरा देगा और उससे कहता है कि मैं तुम्हें असली पावर दिखाता हूँ। लेकिन जब जीनन शैडो पे हमला करता है वो उसके अटैक को आसानी से डॉज कर जाता है और उससे कल्ट के कोर मेंबर्स के बारे में पूछता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर से नाइट्स लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनके अटैक्स का उस मॉन्स्टर पे कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो उसे हराएंगे कैसे। तभी हम आयरिस को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर पे हमला करने जा रही होती है। आयरिस के अटैक से उस मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इंस्टेंटली अपने हाथ को रिजनरेट कर पाता है। नाइट्स ये देख के हैरान होते हैं कि आयरिस के अटैक से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा, जिसके बाद आयरिस और भी ज़्यादा ताकत से उसका दूसरा हाथ काटती है और वो मॉन्स्टर दीवार से जाके टकरा जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो सर्वाइव कर जाता है और दूसरा हाथ भी रिजनरेट कर रहा होता है। इसके बाद आयरिस उस पर और भी ज़्यादा ताकत से हमला करती है और उसको ख़त्म करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ अल्फा आ जाती है जो आयरिस से कहती है कि उसके अटैक से इस क्रीचर को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है और वो उस मॉन्स्टर से कहती है कि मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी और उस पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करती है। आयरिस अल्फा की पावर देख के हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अल्फा को उसके गले से एक फोटो मिलता है जिसमें उसके फादर और उसकी फोटो होती है। अल्फा आयरिस को बताती है कि वो शैडो गार्डन है और उसे वार्न करती है कि वो उनके मामले में दखल ना दे। इसके बाद अल्फा वहाँ से गायब हो जाती है और आयरिस अपनी बहन को ढूंढने लग जाती है। इसके बाद हम जीनन और शैडो को देखते हैं। जीनन अपनी पूरी जी जान लगा रहा होता है शैडो को डिफीट करने में, लेकिन उसके किसी भी अटैक का शैडो पे कोई असर नहीं हो रहा होता। जिसके बाद शैडो जीनन को दिखाता है कि वो उसके पैर के जूती के बराबर भी नहीं है, जिसके बाद जीनन को गुस्सा आ जाता है और वो और भी तेजी से शैडो से लड़ने लगता है। ये फाइट देखते वक्त अलेक्सिया नोटिस करती है कि शैडो का फेंसिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा सुंदर है और फिर उसे रियलाइज होता है कि शैडो का फेंसिंग स्टाइल तो बिल्कुल उसके जैसा है। अलेक्सिया को याद आता है कि उसे अपना फेंसिंग स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन वो अपने फेंसिंग स्टाइल से अपनी बड़ी बहन को नहीं हरा पाई। अलेक्सिया हार मानने वाली थी, लेकिन शैडो ने उसके फेंसिंग स्टाइल का पोटेंशियल दिखाया। तभी शैडो जीनन को जख्मी कर देता है। जीनन को समझ नहीं आ रहा होता है कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग होते हुए भी अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाएगा। शैडो उसे जवाब देता है कि हम शैडो गार्डन हैं, जो कि शैडोज में रह के क्रिमिनल्स को हंट करते हैं। ये सब सुन के अलेक्सिया कंफ्यूज हो रही होती है और दूसरी तरफ जीनन कुछ पिल्स खाता है जिससे उसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो एक मॉन्स्टर जैसा दिखने लगता है। वो कहता है कि वो बहुत ही कम लोगों में से है जो इस पावर को कंट्रोल कर पाते हैं और इसकी मदद से वो शैडो को एक हमले में ही खत्म कर देगा, लेकिन उसके अटैक से शैडो का कुछ भी नहीं बिगड़ा था। इसके बाद अलेक्सिया जीनन की नॉर्मस पावर को सेंस करती है, लेकिन शैडो के लिए तो ये सब बच्चों का खेल था और वो जीनन की धुलाई बड़ी ही आसानी से कर रहा होता है। और अब आखिरकार जीनन को समझ में आ गया था कि वो शैडो का बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसके बाद शैडो एक स्पेल एक्टिवेट करता है जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा था और उसने अपनी मैजिकल पावर से एक जाल जैसा बना दिया था। जीनन ये सब देख के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था और उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान जिसके पास इतनी मैजिकल पावर है एग्जिस्ट भी करता है।
इससे पहले शैडो इस स्पेल को एक्टिवेट करता, शैडो जीनन को एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब को सर्वाइव करना चाहता था और कहता है कि वो अब खुद ही न्यूक्लियर बॉम्ब बन चुका है। जीनन उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी तलवार ही टूट जाती है, जिसके बाद शैडो अपना एटॉमिक स्पेल एक्टिवेट कर देता है। इस अटैक से ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर में भूकंप आ चुका है। इस स्पेल से शहर का बहुत ही बड़ा एरिया तबाह हो जाता है। ये सब शैडो गार्डन दूर से खड़े देख रहे होते हैं और आयरिस अपनी बहन के लिए परेशान हो रही होती है। जब ये तबाही रुकती है तो शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा होल रह जाता है, लेकिन एलेक्सिया टनल में बिल्कुल ही अनहार्म्ड होती है। तभी एलेक्सिया अपनी फेंसिंग की प्रैक्टिस करने लगती है जो कि अब उसे एलिगेंट और ब्यूटीफुल लग रही होती है। तभी वहाँ आयरिस पहुंच जाती है जो कि अपनी छोटी सिस्टर को सही सलामत देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। एलेक्सिया अपनी बड़ी बहन को हक करती है और वो दोनों अपनी सारी दूरियां खत्म कर देते हैं। इसके कुछ दिनों बाद एलेक्सिया सिड से मिलती है। वो अब सिड को पसंद करने लगी है और वो उसका शुक्रिया करती है क्योंकि उसने उसकी फेंसिंग स्टाइल की तारीफ की थी। सिड के जाने से पहले एलेक्सिया उससे पूछती है कि क्या वो रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहेगा, लेकिन सिड बेरहमी से उसे रिफ्यूज कर देता है, जिसकी सजा भी उसे बड़ी ही बेरहमी से दी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शैडो गार्डन की सारी लड़कियां अपने मास्टर को एडमायर कर रही होती हैं और वो बाकी के कल्ट के मेंबर्स को ढूंढने का प्लान कर रहे होते हैं। तभी अल्फा बताती है उन्हें और भी कल्ट ऑफ डियाब्लोस की फैसिलिटीज के बारे में पता लगा है और कई क्रिमिनल्स शैडो गार्डन की रेपुटेशन को खराब करना चाहते हैं और उनके नाम से काफी सारे क्राइम्स कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इसके पीछे भी कल्ट ऑफ डियाब्लोस का ही हाथ है। वहीं दूसरी तरफ आयरिस परेशान थी क्योंकि कल्ट ऑफ डियाब्लोस के मेंबर्स उनके नाइट्स में ज्वाइन हो रखे थे और वो शैडो गार्डन को भी एक थ्रेट की तरह देख रही थी। वो उनके खिलाफ क्या करे उनकी प्लानिंग कर रहे थे। इसके बाद आयरिस ग्लेन और मार्को को इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट करती है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत सारी बुक्स लेके कहीं जा रही होती है। उससे से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। सिड खून से लथपथ था और वो उससे खड़ा होने में मदद करता है। उसी वक्त उस लड़की को सिड पे क्रश हो जाता है। रात के वक्त एक आदमी को एक क्रिमिनल चेस कर रहा होता है जो कि कहता है कि वो शैडो गार्डन से बिलोंग करता है। अगले दिन सिड अपने फ्रेंड से कहता है कि उसने एलेक्सिया से ब्रेकअप कर लिया है। तो उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या उसने उसे किस किया था, जिस पे सिड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद उसके फ्रेंड्स प्लान करते हैं कि वो शहर जाके चॉकलेट खरीदेंगे। इसके बाद चेरी और उसके पिता को एक आर्टिफैक्ट दिखाया जाता है जो कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस की पोजेशन में था। आयरिस चाहती है कि चेरी इस आर्टिफैक्ट पे रिसर्च करे क्योंकि उसका मानना है कि चेरी इस किंगडम की स्मार्टेस्ट पर्सन है। उसके पिता लूथर भी उसे इनकरेज करते हैं और कहते हैं कि वो डेफिनेटली इस आर्टिफैक्ट के सीक्रेट्स को अनकवर कर देगी। तो चेरी रिसर्च करने के लिए मान जाती है और आयरिस क्रिम्सन ऑर्डर को उसे प्रोटेक्ट करने का टास्क देती है। दोपहर को सिड और उसके दोस्त एक दुकान के बाहर खड़े होते हैं। उस बिल्डिंग के बाहर का और अंदर का आर्किटेक्चर सिड को अपनी पहली जिंदगी की याद दिला रहा होता है। तभी एक लड़की उनके पास आती है और सिड से एक सर्वे लेने को कहती है। इसके बाद सिड उसे मॉल के अंदर ले जाती है। जब सिड अंदर पड़े सामान को देखता है वो रियलाइज करता है कि ये सारी चीजें तो उसकी पिछली जिंदगी से सिमिलर लगती हैं। वो लड़की उसे मॉल के छत पे ले जाती है जहाँ एक बड़ा सा घर बना हुआ है। जब वो उस घर में एंटर करता है तो उसे बहुत सारे शैडो गार्डन के मेंबर्स ग्रीट करते हैं और सबसे ऊपर गामा होती है। सिड गामा को देख के हैरान था और उसे अब पता चलता है कि गामा ही इस मॉल की ओनर है। अब सिड को याद आता है कि उसने ही गामा को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताया था। सिड के हिसाब से गामा शैडो गार्डन में सबसे ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन उसमें बस एक ही कमी है, वो बहुत ज्यादा एथलेटिक नहीं है। इसके बाद वो अपने सिंहासन पे जाके बैठ गया और वो एक राजा की तरह फील कर रहा था और इस गिफ्ट के लिए वो अपने फॉलोअर्स को एक रिवॉर्ड देता है। इस वक्त गामा याद करती है कि कैसे सिड ने उसकी जिंदगी बचाई थी। इसके बाद गामा सिड को बताती है कि उन्होंने इस स्टोर से कितनी कमाई की है। इतने सारे पैसे देख के सिड की आंखें चौंधी आ जाती हैं। इसके बाद गामा सिड को बताती है कि नाइट ऑर्डर को लगता है कि शैडो गार्डन बेगुनाह लोगों को मार रहा है। सिड कहता है कि उसके पास एक प्लान है इन इम्पोस्टर्स को पकड़ने का। इससे पहले कि सिड वहां से बाहर जाता, सिड को न्यू से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे कि अभी अभी नंबर में प्रमोट किया गया है। तभी सिड को याद आता है कि वो तो इस दुकान से चॉकलेट खरीदने वाला था, तो वो चुपके से एक गोल्ड कॉइन चुरा लेता है। इसके बाद सिड और उसके दोस्त डॉम्स के लिए चल पड़ते हैं। तभी सिड को कहीं से तलवारों के टकराने की आवाज आती है तो एकदम से रुक जाता है और एक्टिंग करता है कि जैसे उसे बहुत जोर से आई हुई है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो उसे पीछे छोड़ दें ताकि वो टीचर से मुसीबत में ना फंसे लेट जाने के लिए। सिड कहता है कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, चॉकलेट्स बाहर आने वाले हैं। इस तरीके से वो अपने दोस्तों से पीछा छुड़ाने में कामयाब होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्सिया एक आदमी से लड़ रही होती है जो कि कह रहा होता है कि वो शैडो गार्डन से है। ये सब शैडो छत पे खड़ा होकर देख रहा होता है और वहाँ एलेक्सिया को देख के वो हैरान है। एलेक्सिया उसे हराने में कामयाब होती है। तभी वहाँ और भी एनिमीज आ जाते हैं। एलेक्सिया उनसे लड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसके बाद वहाँ और लोग आ जाते हैं जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो शैडो गार्डन से हैं।
वो लोग एलेक्सिया को इंजर कर देते हैं, लेकिन इससे पहले वो एलेक्सिया को और नुकसान पहुंचाए शैडो आ जाता है और उसे बचा लेता है। शैडो को देखते ही बाकी के असासिन्स वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन शैडो उन्हें नहीं छोड़ने वाला था। एलेक्सिया उससे कुछ सवाल पूछती है, लेकिन शैडो उसका जवाब बिना दिए ही वहाँ से चल पड़ता है। लेकिन जब वो एक बंदे को ख़त्म करता है तभी वहाँ नू भी आ जाती है। शैडो कहता है कि वो आखिरी बंदे को ख़त्म कर सकती है। तभी वो एनिमी न्यू पे अटैक कर देता है, लेकिन न्यू आसानी से उसका हाथ काट देती है और कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी के साथ तो मैं खेलने वाली हूँ। वहीं हम दूसरी तरफ कल्ट ऑफ डियाब्लोस के मेंबर्स को देखते हैं, जो कि अपनी अगली स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। तो यहीं ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। अभी तक ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक छोड़ देना, और अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो स्वागत है आपका पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो जल्दी जल्दी जाओ और पार्ट 1 देख के आओ और फिर ये पार्ट 2 शुरू करना। एलेक्सिया अपनी बड़ी बहन को बता रही होती है कि जो किलर्स इनोसेंट्स को मार रहे थे वो शैडो गार्डियन नहीं है। एरिस को पता था कि शैडो गार्डियन कल्ट ऑफ डियाब्लोस को हंट कर रहा है, लेकिन वो दोनों को ही एक थ्रेट समझती है। कुछ दिनों बाद वैलेंटाइंस डे आ जाता है, जब सभी लड़के लड़कियों को चॉकलेट दे रहे होते हैं। सिड के दोस्त भी लड़कियों को चॉकलेट देते हैं, लेकिन दोनों की बात नहीं बनती। सिड के पास भी एक चॉकलेट का डब्बा होता है, जो वो किसी को देना नहीं चाहता तो वो पास में बैठी लड़की को दे देता है। उसे पता भी नहीं होता कि वो शैरी थी। शाम को शैरी सोचने लगती है कि उसे सिड ने चॉकलेट क्यों दिया। उसके पिता उसे समझाते हैं कि इस टाइम पे चॉकलेट गिफ्ट देना प्यार का इजहार करना होता है। ये सुन के शैरी ब्लश करने लगती है। शैरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि लव के बारे में एक्सपीरियंस उसका 0 है। तभी उसके पिता की बीमारी और बढ़ती हुई नजर आती है और शैरी उसके लिए परेशान हो जाती है। लेकिन लूथर कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, और शैरी कहती है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके जैसे पिता मिले। कुछ दिनों बाद सिड जब स्कूल में होता है उससे न्यू मिलने आती है। वो सिड को बताती है कि कल रात उन्होंने कल्ट ऑफ डियाब्लोस का एक मेंबर कैप्चर किया है और उन्हें पता चला है कि वो सब अपने मेंबर्स को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सिड को कल ही पता लगा था कि उसके दोस्तों ने उसे बुशन फेस्टिवल के लिए रजिस्टर कर दिया है। वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता था और इसलिए उसने दोनों को एक एक घूसा मारा, क्योंकि वो बस लड़कियों को इम्प्रेस करने के बारे में ही सोचते रहते हैं। न्यू सिड को बताती है कि कल्ट ऑर्फन्स को किडनैप करके उन्हें ब्रेन वॉश करती है, ताकि वो सब बिना किसी सवाल के कल्ट ऑफ डियाब्लोस के लिए काम करें। वहीं सिड रियलाइज करता है कि उसे बुशन फेस्टिवल में पार्ट लेना चाहिए, ताकि वो अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर के रोल को फुलफिल कर पाए। कुछ दिन बाद टूर्नामेंट शुरू हो गया और क्लेयर अपने अपोनेंट को डिफीट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट सट्टेबाजी कर रहे होते हैं और सिड के दोस्त लगभग अपने सारा पैसा हार चुके थे। सिड की अपोनेंट स्कूल काउंसिल की प्रेसिडेंट प्रिंसेस ऑफ ओरियाना किंगडम थी। सिड पूरी तरह तैयार था एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह फेल होने के लिए। उसने हर दिन प्रैक्टिस करी थी ताकि जब मौका आए तो एक यूजलेस कैरेक्टर की तरह सारी दुनिया के सामने हार सके। कुछ टाइम बाद उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। सिड सही मौके तक रुकता है और मुंह में केचप के रखे हुए पाउच को दबा देता है, और वो जानबूझ के रोज को खुद को हिट करने देता है और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसे बहुत जोर से लगी हो। वो अपने मूव से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड था और एक्स्ट्रा इफेक्ट के लिए थोड़ा और नकली खून उगलता है। लेकिन उसके बाद भी सिड खड़ा होता है, क्योंकि उसके पास हारने के बहुत सारे तरीके अभी बाकी थे। उसके पास अभी 47 तरीके बाकी थे और वो बार बार जाके रोज से पिट रहा था। रोज सिड की डिटर्मिनेशन से इंप्रेस हो जाती है, जिसके बदले वो भी एक स्ट्रॉन्ग अटैक को चार्ज करने लगती है। लेकिन तभी रेफरी बीच में आ जाता है और सिड की जान बचा लेता है। लेकिन सिड के 15 तरीके अभी हारने वाले और बाकी थे, तो जाते जाते भी नखरे कर रहा होता है। तो रोज ओरियाना को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके दोस्त अपने सारे पैसे बैटिंग में हार चुके थे और सिड सोच रहा होता है कि शायद फ्यूचर में उसे मौका मिले अपने बैकग्राउंड टेक्निक्स को शो करने का। तभी वहाँ शैरी आ जाती है और सिड को कोई भी आइडिया नहीं होता कि वो है कौन। शैरी उसे चाय पे ले जाती है और उसे कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड थी उसकी फाइट देख के। इसके बाद वो सिड को होममेड कुकीज देती है और कहती है कि हम दोस्ती से शुरुआत कर सकते हैं। सिड को अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा था। तभी उसे प्रोफेसर लूथर बार्नेट दिखते हैं। उसे पता था कि लूथर बुशन फेस्टिवल में एक बार चैंपियन रह चुके हैं, तो वो सरप्राइज था कि शैरी के फादर ये कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद लूथर सिड को बताते हैं कि शैरी हमेशा रिसर्च में ही लगी रहती है, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं है, ना ही लवर। लूथर सिड को शैरी का ख्याल रखने को कहता है और सिड बस हूँ हाँ करता रह जाता है। शाम को शैरी सिड के बारे में सोच रही होती है और प्लान कर रही होती है कि वो सिड से हॉस्पिटल मिलने जाएगी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि एलेक्सिया सिड के साथ रिलेशनशिप में थी। तभी शैरी एलेक्सिया से मिलने का प्लान बनाती है और उसके कमरे में दमक पड़ती है। एलेक्सिया उसे अंदर आने को कहती है और वो उससे पूछती है कि उसके यहाँ आने की वजह क्या है। शैरी एलेक्सिया से पूछती है कि क्या वो अभी भी सिड की गर्लफ्रेंड है। एलेक्सिया उसे बताती है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है, जो सुन के शैरी बहुत खुश होती है। इसके बाद एलेक्सिया को पता लगता है कि शैरी सिड को पसंद करती है और सिड ने उसे चॉकलेट भी गिफ्ट किए थे। कई दिन बीत जाते हैं और सिड अब पूरी तरह से ठीक है। वो क्लासरूम में बैठा बैठा भी एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी वहाँ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रोज आती है। वहीं हम कल्ट ऑफ डियाब्लोस के एक मेंबर को देखते हैं, जो कि किसी आर्टिफैक्ट का यूज करता है, जिससे पूरा का पूरा स्कूल एक शील्ड के अंदर आ जाता है। वहीं एलेक्सिया भी स्कूल के गेट के बाहर होती है, लेकिन जब वो और पास जाती है तो देखती है कि वहाँ के चौकीदार को
किसी ने मार दिया है और स्कूल के दरवाजे बंद हैं। वहीं दूसरी तरफ सिड नोटिस करता है कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो कि खुद को शैडो गार्डियन बताते हैं। वो कहते हैं कि अब ये स्कूल उनके कब्जे में है, लेकिन रोज उनके सामने खड़ी हो जाती है। इसके बाद रोज उन पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मैजिक यूज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो लोग उसे डिफीट करने में कामयाब होते हैं और उसे लगभग मार ही देते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट में सिड बीच में आ जाता है और एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह अपनी जिंदगी दांव पे लगा के रोज की लाइफ बचाता है। रोज को यकीन नहीं हो रहा होता है कि सिड ने उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। सिड इसलिए मरा ताकि वो प्रूव कर पाए कि वो सबसे बड़ा बैकग्राउंड कैरेक्टर है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले बैकग्राउंड कैरेक्टर ही मरता है। रोज रोने लगती है और उसे लगता है कि सिड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को एक बड़े से हॉल में इकट्ठा किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिड खुद को रिवाइव करने में कामयाब होता है और वो रियलाइज करता है कि वो मैजिक तो यूज कर सकता है, लेकिन अपनी पूरी पावर के साथ नहीं। अब हम शैरी को देखते हैं जो कि इस मैजिकल आर्टिफैक्ट के बारे में और चीजें पता लगाती है। तभी वहाँ कल्ट ऑफ डियाब्लोस का एक मेंबर आ जाता है। वो खुद का नाम रेक्स बताता है और कहता है कि वो इस पेंडेंट को लेके जाएगा क्योंकि उसके बॉस ने इसे मंगाया है, लेकिन उससे पहले वो शैरी को मारने वाला होता है। लेकिन तभी वाइस कमांडर ग्लेन वहाँ आते हैं और उसे बचा लेते हैं। रेक्स ये देख के इम्प्रेस्ड था क्योंकि उसने उसका अटैक ब्लॉक किया था बिना मैजिक के। वहीं मार्को भी किसी से लड़ रहा होता है और वो शैरी को कहता है कि वो वहाँ से भाग निकले। सिड छत पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। वो देखता है कि बाहर खड़े नाइट्स बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और वो अपने शैडो के रूप में एंट्री की तैयारी कर रहा था, लेकिन क्रिमिनल्स को देख के उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि ब्लैक कपड़े तो उसका स्टाइल है। जिसके बाद वो उन सबको धीरे धीरे मारने लगता है। तभी वो शैरी को देखता है जिसे कि छुपना भी नहीं आ रहा होता, तो वो डिसाइड करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। शैरी अपने फादर के ऑफिस में जाने की कोशिश कर रही होती है और वहीं सिड अपने एमिनेंस इन शैडो वाले अपीयरेंस की तैयारी कर रहा है। सिड उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन शैरी को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा। जब वो पौड़ियों से जा रही होती है उसका पैर टकरा जाता है और वो गिर जाती है, लेकिन तभी वहाँ सिड आता है और उसे बचा लेता है। शैरी उसके जख्म के बारे में पूछती है, जिस पे सिड कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। सिड रियलाइज करता है कि शैरी स्टोरी आर्क की मेन कैरेक्टर है और डिसाइड करता है कि वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह उसे असिस्ट करेगा। तभी शैरी को एक बुक मिलती है जिसमें एक आर्टिफैक्ट जिसका नाम पाए ऑफ वेगापंक होता है उसके बारे में बताया है कि वो मैजिक को ब्लॉक कर सकता है। वो सिड को बताती है कि आर्टिफैक्ट को ऐसे प्रोग्राम किया जा सकता है कि जिससे एलाइज के मैजिक पे कोई असर नहीं होगा। इसके बाद वो बताती है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर है तो वो ऐसी सिचुएशन में भी मैजिक यूज कर सकता है। शैरी के पास एक प्लान है जिससे वो इस आर्टिफैक्ट को डिसेबल कर सकती है और वो सिड को एक सीक्रेट टनल के बारे में बताती है जो कि स्कूल के नीचे चलता है। लेकिन शैरी कहती है उसको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जिस पे सिड कहता है कि वो सारे टूल्स ले आएगा। वहीं दूसरी तरफ रेक्स रिपोर्ट कर रहा होता है कि नाइट्स स्कूल के बाहर आ चुके हैं, लेकिन उसका बॉस ये सब सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसे गुस्सा चढ़ा हुआ था क्योंकि रेक्स आर्टिफैक्ट लाने में नाकामयाब रहा था, तो वो आर्टिफैक्ट ढूंढने चल पड़ा। लेकिन जाने से पहले उसने अपने बॉस को बताया कि उनके कुछ मेंबर्स को किसी ने मार दिया है। अब वो शैरी को स्कूल में ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पीछे से उसके सारे लोग एक एक करके गायब हो रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी सिड उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। तभी रेक्स अपनी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करता है और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच सा बना लेता है। उसे पूरा यकीन था कि उसके मैजिकल बैरियर के अंदर कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन अपने सिड को ये हल्का सा मैजिक क्या ही रोक पाएगा। वहीं रेक्स को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन तभी उसे अपने आसपास और मेंबर्स की लाशें दिखती है और वो समझ जाता है कि सिड उसके साथ भी खेल रहा है। तभी सिड वहाँ पहुँचता है और उसकी लाइफ पे भी फुल स्टॉप लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नू स्कूल में ही है। तभी वहाँ शैडो आ जाता है। नू सिड को बताती है कि सिर्फ 7 शैडोज ही इस बैरियर के अंदर लड़ सकते हैं और अभी यहाँ सिर्फ गामा प्रेजेंट थी जिसे लड़ना तो बिल्कुल भी नहीं आता। और वो सिड को बताती है कि बैरियर के बाहर शैडो गार्डन के मेंबर उसके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सिड सारे इंग्रेडिएंट्स और टूल्स इकट्ठा कर लेता है जो शैरी को चाहिए थे और वो नू को बताता है कि वो इस बैरियर को डिसेबल करने वाला है। कुछ टाइम बाद शैरी समझ जाती है कि आर्टिफैक्ट कैसे काम करता है। शैरी उसे एक सीक्रेट दरवाजा दिखाती है जो कि टनल की तरफ जाता है, लेकिन तभी शैरी को उसका पास्ट याद आता है जिस दिन किसी किलर ने उसकी माँ को मार दिया था। शैरी इतने ज्यादा शॉक में थी कि उसे पता ही नहीं लगा कि लूथर ने ही उसकी माँ को मारा था। वो शैरी को बताता है कि वो उसकी माँ का अच्छा दोस्त है और उसे अडॉप्ट कर लेता है। शैरी लूथर को बहुत अच्छा इंसान समझती है, खुद को बहुत खुशकिस्मत क्योंकि लूथर ने उसे अपने एक पिता की तरह ट्रीट किया था। वहीं कुछ स्टूडेंट्स एनिमी पे अटैक करने का सोच रहे थे, लेकिन रोज उन्हें रोक देती है क्योंकि वो मैजिक के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है और उन्हें पता लगता है कि एनिमीज ने एक स्टूडेंट को शूट किया था। ये देख के सभी स्टूडेंट्स घबराने लगते हैं और रोज सबको कहती है कि वो शांत रहें। वहीं शैरी अब वहाँ पहुंच जाती है और ये सब देख के घबरा जाती है। तभी शैरी अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करती है जिसकी वजह से वो बैरियर डिसेबल हो जाता है। अब सभी स्टूडेंट्स मैजिक यूज कर सकते हैं और वो एनिमीज पे अटैक कर देते हैं। एनिमीज का लीडर उन्हें कहता है कि वो सारे स्टूडेंट्स को खत्म कर दें। वहीं दूसरी तरफ रोज अपना माना खत्म होने से पहले उस लीडर को खत्म करना चाहती थी। तभी रोज को बचपन का एक दिन याद आता है
जब किसी मास्क पहने हुए लड़के ने उसकी जान बचाई थी और वो स्माइल करने लगती है। एनिमीज उस पर हमला कर ही रहे होते हैं कि वहाँ शैडो पहुंच जाता है, जिसके बाद शैडो अपने मेंबर्स को उन सब पे हमला करने का ऑर्डर दे देता है और वो उन लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। वहीं शैडो नोटिस करता है कि उनका लीडर यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है। कुछ टाइम बाद उस हॉल में आग लग जाती है। ये आग उस एनिमीज के बॉस ने लगाई थी और वो वहाँ से कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। अब आयरिस स्कूल के अंदर पहुंचती है। वो रोज से सिचुएशन के बारे में पूछती है। रोज उसे बताती है कि एनिमीज को शैडो गार्डन ने डिफीट कर दिया है। वहीं शेरी अभी भी टनल में फंसी हुई है जहाँ आग फैल रही है और वो अपने फादर को ढूंढने की कोशिश कर रही है। वहीं एनिमीज का लीडर किसी रूम में होता है जो कि इंपॉर्टेंट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को जला रहा होता है। सिड को पता था कि उस कॉस्ट्यूम के अंदर लूथर है। लूथर उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि इसमें मैं हूँ, जिस पे सिड कहता है कि तुम्हारी नशीली चाल से। सिड उससे पूछता है इतना टैलेंटेड स्वॉर्ड मास्टर कल्ट ऑफ डियाब्लोस को क्यों ज्वाइन करेगा। लूथर बताता है कि उसे एक बीमारी है और उसे पता चला था कि एक आर्टिफैक्ट उसकी बीमारी को ठीक कर सकता है और ऐसे वो शेरी की माँ से मिला था। लेकिन शेरी उस आर्टिफैक्ट को डेंजरस समझती थी और उसे एक्टिवेट करने से मना कर दिया, इसलिए उसने उसे मार दिया और उसे पता था कि शेरी भी अपनी माँ जितनी ही स्मार्ट है। इसके बाद सिड कहता है कि हमने काफी बातें कर ली है, चलो खेल शुरू करते हैं। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। वो जानबूझ के लड़ाई हार जाता है और एकदम से शैडो के कॉस्ट्यूम में वहाँ वापस पहुँचता है। और ये सब देखने के बाद भी लूथर को नहीं पता लग रहा था कि सिड ही शैडो है। मतलब शक्ल यार उसके सामने दिख रही है फिर भी नहीं पता लग रहा। हाउ डम ही इज। इसके बाद लूथर उस मैजिकल आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देता है जिससे उसकी मैजिकल पावर तो बढ़ जाती है लेकिन वो चाइनीज और जापानीज का कॉम्बिनेशन बन जाता है। लूथर अपनी बढ़ी हुई पावर से शैडो पे हमला करता है लेकिन शैडो को उसके अटैक्स मच्छर जैसे फील हो रहे थे। वो उस पर और भी तेजी से हमला करता है लेकिन शैडो पे कुछ भी असर नहीं होता और लूथर ही जख्मी हो जाता है। लेकिन लूथर हार नहीं मानता और उससे लड़ता रहता है। शैडो लूथर को बुरी तरह से घायल कर देता है और लूथर को यकीन नहीं हो रहा होता है कि इतना भी स्ट्रॉन्ग कोई हो सकता है। अंत में शैडो लूथर को मार देता है और उस आर्टिफैक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहाँ शेरी पहुंच जाती है जो कि अपने पिता की डेड बॉडी को देख के शॉक में आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। शैडो शेरी को उसके पिता की असलियत नहीं बताता और उसे पता है कि शेरी उससे नफरत करेगी। कुछ दिन बाद शैडो और शैडो गार्डन के ऊपर बाउंटी प्लेस की जाती है। वही शोले वाला, सरकार कितना इनाम रखी है हम पे। अल्फा समझ जाते हैं कि शैडो जानबूझ के विलन प्ले कर रहा था ताकि वो दुनिया को शैडो से बचा पाए और उसकी प्रशंसा करती है। इसके बाद हम सिड को स्कूल पे देखते हैं जहाँ उसे शेरी मिलती है जो कि उससे गुड बाय कहने आई है। वो उसे उसकी मदद के लिए शुक्रिया करती है और उसे बताती है कि वो कंट्री से बाहर जा रही है। सिड उसे गुड लक कहता है और शेरी सोचती है कि काश वो सिड को और जान पाती। सिड उससे पूछता है कि वो आखिर क्या करना चाहती है, जिस पे शेरी कहती है कि ये एक सीक्रेट है। इसके बाद शेरी वहाँ से चली जाती है और सिड समझ जाता है कि शेरी शैडो से बदला लेना चाहती है क्योंकि स्कूल तबाह हो चुका था। गर्मियों की छुट्टी जल्दी शुरू हो गई तो ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने घर वापस चले गए। लेकिन सिड घर वापस नहीं गया और अपनी बहन से छुप के वहीं रहा ताकि वो क्रिमिनल्स को शैडोज में रह के हंट कर पाए। इसके बाद उसे अल्फा का एक लेटर मिलता है जिससे उसे पता लगता है कि उनका अगला मिशन सेक्रेड लैंड ऑफ लिंडवर्म में होगा। वहीं बाकी के शैडो गार्डन के मेंबर्स भी इस मिशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इसके बाद हम एप्सिलॉन को देखते हैं जो कि स्लाइम का यूज करके अपनी बढ़ाती है और वो उस दिन को याद करती है जब शैडो ने उसे स्लाइम दिखाया था और उसे कहा था कि वो इस स्लाइम से कुछ भी कर सकती है, जिसका मतलब एप्सिलॉन ने कुछ और ही समझा था। इसके बाद हम बेटा को देखते हैं जो कि एक बुक लिख रही होती है। कुछ टाइम बाद एप्सिलॉन और शैडो मिलते हैं जो कि इस बात पे बहस करने लगते हैं कि शैडो किसकी बॉडी को ज्यादा पसंद करता है। उनकी बहस चली रही होती है कि वहाँ नू आ जाती है जो उन्हें अल्फा से मिले ऑर्डर्स बताती है। इसके बाद हम आयरिस और अलेक्सिया को देखते हैं। अलेक्सिया नए कपड़े लेने गई है क्योंकि वो गॉर्जियस के ट्रायल के लिए स्पेशल गेस्ट बन के जा रही है। इसके बाद हम उस दिन का टाइम देखते हैं जब स्कूल पे अटैक हुआ था। सिड हॉस्पिटल में भर्ती है जिसे देखने रोज पहुंचती है। वो सिड को जिंदा देख के बहुत खुश है और यहाँ सिड को पता चलता है कि उसके हरम में एक और लड़की ऐड हो चुकी है। इसके बाद हम रोज और सिड को ट्रेन पे देखते हैं। दोनों ही लिंडवर्म जा रहे हैं और सिड अपने ट्रेन से जाने के डिसीजन पे पछता रहा होता है क्योंकि उसे रोज स्टेशन पे ही मिली थी। वहीं सिड से रोज कुछ ज्यादा ही चिपक रही होती है और सिड को कुछ स्पेस चाहिए होती है लेकिन वो दे ही नहीं रही होती और रात को भी रोज सिड के कमरे में आ जाती है लेकिन सिड छिपकली की तरह छत पे चिपका सो रहा होता है और वो वापस चली जाती है। अगले दिन वो दोनों लिंडवर्म पहुंच जाते हैं जहाँ वो घूम रहे होते हैं। रोज सिड को हीरो ऑलिवर की कहानी बताती है कि इसी शहर में हीरो ऑलिवर ने डीमन डियाब्लोस का लेफ्ट हैंड काटा था। इसके बाद वो दोनों नात्सुमे जो कि रोज की फेवरेट राइटर है उसके मीट एंड ग्रीट में पहुंच जाते हैं। रोज सिड से कहती है कि वो इस सदी के सबसे महान राइटर्स में से एक है लेकिन जब सिड उसकी लिखी बुक्स देखता है तो उसे पता लगता है कि ये सारी स्टोरीज तो उसकी पिछली जिंदगी में थी। तो उसे लगता है कि उसके अलावा कोई और भी उस दुनिया से यहाँ रीइंकार्नेट हुआ है लेकिन वो फेमस ऑथर कोई और नहीं बेटा ही थी। अब सिड को याद आता है कि उसने बेटा को अपनी पुरानी जिंदगी से बहुत सारी कहानियां सुनाई थी, बस उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो सारी कहानियां उठा के अपनी बुक्स में चिपका देगी। इसके बाद रोज सिड को दिखाती है कि उसकी बुक को नात्सुमे ने अपने हाथों से साइन किया है और सिड से पूछती है कि उसकी बुक में क्या लिखा है। यहाँ सिड को पता लगता है कि जापानीज भाषा में बेटा ने उसके लिए एक मैसेज
छोड़ा है, जो कि रोज को समझ नहीं आ रहा होता है। इसे पढ़ के सिड एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कुछ मजेदार होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम अल्फा को देखते हैं, जो कि हीरो ओलिवर की सच्चाई के बारे में पता लगा रही होती है। वो जानना चाहती है कि आखिर सैंक्चुरी में हीरो का काम क्या था और ये सब लोग छुपा क्या रहे हैं। वहीं सिड किसी बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ था और आइसक्रीम के साथ व्यू को एंजॉय कर रहा था। तभी उसकी नजर एक असासिन पे पड़ती है और वो उसके सामने प्रकट हो जाता है। वो असासिन सिड पे हमला करता है, लेकिन सिड उसके अटैक को लकड़ी की चम्मच से ब्लॉक कर देता है। तभी वहाँ एप्सिलॉन पहुंच जाती है और सिड उससे मिशन के बारे में पूछता है। वो सिड को बताती है कि उनके टारगेट को कल्ट के एक्सिक्यूशनर ने खत्म कर दिया है, पर उन्होंने भी उनके कई हेंचमैन्स को मार गिराया है। इसके बाद सिड एप्सिलॉन से कहता है कि मैं अपने प्लान के हिसाब से चलूंगा। इसके अगले दिन हम सिड को देखते हैं, जो कि अपने कपड़े उतार रहा होता है हॉट स्प्रिंग के लिए। वो बिना किसी पे ध्यान दिए हॉट स्प्रिंग में उतर जाता है और उसे ये भी रियलाइज नहीं होता कि अलेक्सिया उसके बगल में ही नहा रही थी, जो कि ये सब देख के शॉक में है। सिड उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था और अलेक्सिया सोचने लगती है कि क्या उसने उसे सच में नोटिस नहीं किया और उसके सामने वो इतना काम कैसे है। इसके बाद अलेक्सिया उसे बातें करना शुरू करती है और उसे बताती है कि वो एक स्पेशल गेस्ट है गॉडेस के ट्रायल के लिए। वो आगे बताती है कि गॉडेस के ट्रायल में एशियंट वॉरियर्स अपीयर होते हैं, जो कि चैलेंजर से आके लड़ते हैं। जो वॉरियर अपीयर होता है वो चैलेंजर की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। वो सिड को बताती है कि वो गॉर्जियस ट्रायल में हिस्सा नहीं लेने वाली है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है ताकि वो क्रिम्सन नाइट ऑर्डर को ज्वाइन करे, लेकिन सिड साफ सीधा मना कर देता है और अलेक्सिया से कहता है कि वो उसके एक्सकैलिबर को देखना बंद करे, जिस पे अलेक्सिया कहती है कि तुम्हारा स्वॉर्ड तो छोटा है। लेकिन तभी सिड खड़ा हो जाता है और उसे दिखाता है कि जॉनी सिंस का बाप कौन है। इसके कुछ दिन बाद हम आर्क बिशप जैक को देखते हैं, जो कि गॉर्जियस ट्रायल की अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। अलेक्सिया इस नए आर्क बिशप से नफरत करती थी क्योंकि उसे यहाँ भेजा ही गया था आर्क बिशप की डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसके बाद की जैक को नया आर्क बिशप घोषित किया गया था, जो कि क्रिम्सन ऑर्डर को कुछ भी करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से अलेक्सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो नोटिस करती है कि सारे के सारे आदमी बेटा को देख के पागल हो रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं और वो उसके बड़े बूब्स देख के जेलस फील करने लगती है। बेटा को पता था कि अलेक्सिया उसको ही देख रही है और वो अलेक्सिया से नफरत करती थी और उसकी वजह ये थी कि वो सिड के साथ रिलेशनशिप में थी। बेटा का भी सिड पे क्रश है और वो चाहती थी कि सिड उससे कन्फेस करे। तभी अलेक्सिया को गुस्सा आ जाता है और वो बेटा के पैर पे अपने पैर मारने लगती है क्योंकि बेटा उसके साइज को देख के उसे चिढ़ा रही होती है। वहीं रोज उनके बगल में ही खड़ी थी, लेकिन उसे इनके झगड़े के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद गॉडेस फेस्टिवल शुरू हो जाता है। स्टेडियम की जनता को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर खड़ा किया जाता है और सैंक्चुरी के डोर्स ओपन किए जाते हैं ताकि पावरफुल एंशिएंट वॉरियर्स समन किए जा सके। थोड़े टाइम में गॉडेस ट्रायल शुरू हो जाता है और एक एक करके वॉरियर्स स्टेडियम में एंटर करते हैं। वहीं सिड अपने एमिनेंस इन शैडो वाली एंट्री के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो यहाँ आके कूल दिख सकता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अल्फा और शैडो गार्डन के मेंबर्स ने सिटी को इन्फिल्ट्रेट कर दिया है और वो कोने कोने में फैल चुके हैं। शाम को सिड बोर हो चुका था क्योंकि कोई भी एंशिएंट वॉरियर को समन नहीं कर पा रहा था। तभी उसका नाम अनाउंस किया गया एक चैलेंजर के रूप में। सिड को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि अगर वो यहाँ से भाग निकलता है तो गॉडेस के ट्रायल का अपमान करने के नाम पे उसे जेल भी हो सकती है। तो उसने ऑप्शन 3 चुना, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना, और शैडो के रूप में वो अपनी एंट्री लेता है। सभी लोग उसे देख के हैरान हो रहे होते हैं। जैक कल्ट ऑफ डियाब्लो से बिलोंग करता था और वो कहता है कि शैडो का यहाँ आना उसे बहुत ही भारी पड़ने वाला है। शैडो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपनी पावर शो ऑफ करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक मैजिक सर्कल बन जाता है और वहाँ एक एंशिएंट वॉरियर आ जाती है। बेटा बताती है कि अरोरा विच ऑफ कैलेमिटी के नाम से भी जानी जाती है और एक समय में उसने दुनिया तबाह कर दी थी। लेकिन बेटा को पता था कि जैक अरोरा के बारे में ज्यादा जानता है, तो वो उसे सेड्यूस करती है ताकि वो उससे और इन्फॉर्मेशन ले सके और जैक यहाँ पिघल जाता है और उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। सिड को लगता है कि अरोरा उसी के जैसी है और उनकी फाइट एक कॉन्वर्सेशन जैसी होने वाली है। अचानक से अरोरा उस पर अटैक कर देती है, लेकिन सिड उसके सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है और खुद को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। सिड और अरोरा दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें इस फाइट में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन फिर सिड सैड हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अरोरा अपने पूरे पावर के साथ नहीं लड़ रही है और उसे ये फाइट खत्म करनी होगी। जिसके बाद सिड अरोरा को एक ही अटैक से डिफीट कर देता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। ये देख के सभी लोग शॉक में होते हैं कि उसने अरोरा जैसी पावरफुल विच को कैसे डिफीट कर दिया। कुछ समय बाद ही एक मैजिकल सर्कल अपीयर हो जाता है जिसके बीचों बीच एक दरवाजा खुलता है। अल्फा इसी मोमेंट का इंतजार कर रही होती है और उसे लगता है कि शैडो ही इस दरवाजे की चाबी था। तभी हम सिड को देखते हैं जो कि किसी ऊंची जगह पे चढ़ा हुआ था। उसके सामने अचानक से एक मैजिकल डोर आ जाता है। वो उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा उसका पीछा करने लगता है, जिसकी वजह से उसे दरवाजे के अंदर जाना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में भी एक दरवाजा खुला है और जैक ये सब देख के हैरान होता है कि सैंक्चुरी शैडो से रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। जैक बताता है कि यह दरवाजा एक साल
साल में एक ही बार खुलता है और ये उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जो दूसरी तरफ जाने का हक रखते हैं। इसके बाद गॉड इस्राएल को कैंसिल कर दिया जाता है और शैडो गार्डन की भी एंट्री हो चुकी है। अल्फा कहती है कि अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो अपनी जगह पे टिके रहो। एप्सिलॉन ने चर्च के सारे गार्ड्स को मार दिया है और अल्फा और डेल्टा पोर्टल की तरफ जाने लगती हैं। कई सारे शैडो गार्डन के मेंबर्स पोर्टल में चले जाते हैं। जैक कहता है कि तुम लोगों को पोर्टल में जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन एप्सिलॉन कहती है कि जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते तुम लोग यहीं रहोगे, सिर्फ जैक को छोड़ के। वो जैक को पोर्टल के अंदर ले जाना चाहती है, लेकिन तभी उस पे एक असासिन हमला कर देता है और एप्सिलॉन के स्लाइम से बने बूब्स को स्लाइस कर देता है। लेकिन ये सब बहुत तेज हुआ था और किसी को कुछ नहीं पता लगा, पर एप्सिलॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो असासिन को बहुत ही बुरी तरह से मारती है। वो नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि उसके असली बूब के साइज क्या है। इसके बाद शैडो गार्डन जैक और बेटा को लेकर पोर्टल में चले जाते हैं और पोर्टल क्लोज होने लगता है, लेकिन एलेक्सिया भी उनके पीछे पोर्टल में चली जाती है। ये देख के रोज भी उसके पीछे चल पड़ती है और वो दोनों ही पोर्टल के अंदर बेटा पे जाके गिरते हैं। इसके बाद अल्फा वहां आती है और वो उन दोनों से कहती है कि तुम हमारे साथ भी चल सकती हो या नहीं भी, तुम्हारी मर्जी है। अल्फा कहती है कि वो इस सैंक्चुअरी की सच्चाई पता लगाने आए हैं। तभी वो सब हीरो ओलिवर की स्टैचू डिस्कवर करते हैं। एलेक्सिया देख के हैरान होती है कि हीरो ओलिवर एक लड़की है। तभी अल्फा अपने चेहरे से स्लाइम हटाती है और जैक से पूछती है कि उसकी और ओलिवर की शक्ल एक जैसी क्यों है। इसके बाद सच्चाई का पता लगाने के लिए वो सब एक दरवाजे को खोलते हैं। जैक को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इस दरवाजे को कैसे खोल सकती है। उस रूम से बहुत सारा पानी बाहर आने लगता है और अल्फा कह रही होती है कि वो सब ओलिवर की मेमोरीज के ग्रेवयार्ड में जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस दरवाजे से सिड अंदर आया था उसके सामने अरोरा दिखती है। अरोरा सिड से कहती है कि उसे उसके साथ फाइट करके मजा आया। सिड कहता है कि उसे भी मजा आया। सिड वहां से जाने लगता है, लेकिन अरोरा उसे रोकती है और कहती है कि क्या वो प्लीज उसे फ्री कर देगा। सिड को लग रहा था कि खुद को बांधना उसकी ट्रेनिंग का पार्ट था, लेकिन अरोरा उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता वो मिलकर ढूंढेंगे। अरोरा सिड को बताती है कि यहाँ वो मैजिक यूज नहीं कर सकते और वो दोनों अपने सामने खुले एक दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अल्फा का ग्रुप एक लैबोरेटरी में पहुंच जाता है। अल्फा सबको बताती है कि ये सिर्फ ओलिवर की मेमोरीज हैं और हम देखते हैं कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस ऑर्फन्स को किडनैप करते हैं और उन पे भयानक भयानक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वहीं सिड और अरोरा भी किसी की मेमोरी में होते हैं। उसका ध्यान एक लड़की पे जाता है जो कि बिल्कुल अरोरा जैसी दिखती है, जो कि रो रही होती है। अरोरा उस लड़की को खींच के चाटा मारती है और कहती है कि रोने से कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ अल्फा सभी को बता रही होती है कि ओलिवियर उन कुछ बच्चों में से थी जो कि डियाब्लोस के सेल्स के साथ कंपैटिबल थे। वो बताती है कि कल्ट का मिशन डीमन डियाब्लोस के सेल्स को बच्चों के सेल्स के साथ मिक्स करना था और ओलिवर का मिशन था कि वो और भी डियाब्लोस के सेल्स को इकट्ठा करे। इसके बाद वो ओलिवर की दूसरी मेमोरी में पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि डियाब्लोस का हाथ कटा हुआ है, लेकिन वो कटा हुआ हाथ भी लोगों की ऐसी की तैसी कर रहा था, जिसकी वजह से एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स का यूज करके आर्म को सील कर दिया गया। अल्फा बताती है कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस का मेन मिशन ये था कि वो डीमन डियाब्लोस के सेल्स की लाइफ फोर्स को एक्सेस करना चाहते थे। उन्होंने उसके सेल से एक पिल बनाई, लेकिन वो पिल के काफी साइड इफेक्ट्स थे और वो सब नोटिस करते हैं कि रिसर्च टीम में जैक भी था और उन्हें पता लगता है कि उनकी रिसर्च सक्सेसफुल हो चुकी थी और वो एक ऐसी पिल बनाने में कामयाब हो चुके थे जो कि लोगों को अमर कर सकती है और उसका नाम उन्होंने बीड ऑफ डियाब्लोस रखा था। अल्फा को लगता है कि बीड ऑफ डियाब्लोस में 2 कमियां थी। ये सुन के अलेक्सिया को लगता है कि पहली कमी ये तो नहीं कि इसे खाने वाला टकला हो जाएगा, लेकिन अल्फा बताती है ऐसा नहीं है। उसकी कमी ये है कि उसे रेगुलर इंटरवल्स में लेना पड़ता है और ये बीड सिर्फ कल्ट के हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स को ही दिया जाता है। वहीं जैक अपनी हथकड़ी तोड़ देता है, लेकिन डेल्टा उसे मार देती है और उसे रिवर में गिरा देती है। अल्फा को पता था कि जैक अभी मरा नहीं है और हम देखते हैं कि जैक अजीबोगरीब मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। चलो भाई लोग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इसके अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब। अब वो सब किसी और डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं एप्सिलॉन और बाकी सारे मेंबर्स कहीं और टेलीपोर्ट होते हैं। जेक अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है, पर डेल्टा उन्हें आसानी से हरा रही होती है। पर जेक से लड़ते वक्त डेल्टा नोटिस करती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जेक बताता है कि तुम जितना सैंक्चुअरी के सेंटर के पास होगी, तुम्हारी मैजिकल पावर उतनी ज्यादा जल्दी ड्रेन होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लेके आया हूँ? दूसरी तरफ अल्फा नोटिस करती है कि जितना करीब सेंटर के जेक होगा उतना ही उसकी पावर बढ़ेगी। जेक के जितने भी क्लोन्स को डेल्टा ने मारा था वो फिर से खड़े हो जाते हैं। जेक कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं सेंटर के करीब तुम्हें और लेके जाऊँ, पर इतना करीब तुम्हें हराने के लिए काफी होगा। अगले सीन में हमें अरोरा और सिड दिखाए जाते हैं जो कि एक बैटलफील्ड की मेमोरी में पहुंचे हैं जहां चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। यहाँ उन्हें फिर से यंग अरोरा दिखती है जो कि एक बड़े से गड्ढे में रो रही है। अरोरा सिड से उसकी स्वॉर्ड लेके उस बच्ची को मारने जाने लगती है ताकि वो इस मेमोरी को एंड कर पाए, पर इससे पहले कि अरोरा उसे मार पाती, जो सोल्जर्स मरे हुए थे वो जिंदा हो जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। सिड उसे बचा लेता है। अरोरा कहती है कि सैंक्चुरी हमें रिजेक्ट कर रहा है। सिड उससे पूछता है कि
कि क्या होगा अगर तुम यहाँ मर जाओगे तो। अरोरा बताती है कि वो शायद उसी रूम में पहुंच जाएगी जहाँ वो दोनों पहले मिले थे, और हम देखते हैं कि सारे डेड सोल्जर्स अब ज़ॉम्बी जैसे बन चुके हैं और उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। एप्सिलॉन के ग्रुप को एक सिक इंसान दिखाई देता है, पर जैसे ही वो एप्सिलॉन के थ्रू जाता है वो गायब हो जाता है। एप्सिलॉन एक्सप्लेन करती है कि ये भी शायद कोई मेमोरी थी जो हमारी वजह से मटेरियलाइज हुई थी। इसके बाद वो सब एक आर्काइव में पहुंचते हैं जहाँ बहुत सारी किताबें हैं जिनमें एल्व्स पे किए गए एक्सपेरिमेंट्स और पोजेस की सारी जानकारी दी गई है। मित्सुगोशी ने कैमरा बनाया था शैडो के दी गई इन्फॉर्मेशन के बेस पे। वो लोग उस कैमरे का यूज करके सारी इन्फॉर्मेशन की फोटो खींचने लगते हैं, पर क्योंकि वो भी अब सेंटर के काफी करीब आ चुके हैं उनका भी मैजिक अब्सॉर्ब होने लगता है। अरोरा और सिड उन ज़ॉम्बीज को आसानी से हरा देते हैं। अरोरा कहती है कि अगर ऐसा कोई टूर्नामेंट होता जिसमें ह्यूमंस बिना मैजिक के लड़ते तो तुम वो जरूर जीतते, पर वो देखते हैं कि और भी ज़ॉम्बीज आने लग गए हैं। ये देख के सिड जाता है और यंग अरोरा को मार देता है, जिससे ये वाली मेमोरी भी एंड हो जाती है और वो दोनों सेंचुरी के सेंटर में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेल्टा की पावर सेंचुरी अब्सॉर्ब कर रही होती है, फिर वो नेल्सन के क्लोन्स को ऐसे हरा रही हो जैसे कि उसकी पावर कहीं गई ही ना हो। ये देख के सभी लोग बहुत हैरान हो रहे होते हैं और नेल्सन भी हैरान है। पर इसके बाद नेल्सन कहता है कि मैं इतनी रेजिस्टेंस के लिए तैयार था, और अपने फिर से बहुत सारे क्लोन्स बना के कहता है ये देखो ये है मेरी पूरी पावर। लेकिन डेल्टा अपनी पावर से स्लाइम को एक आयरन स्लैब के रूप में बना लेती है और उससे एक बारी में ही सारे क्लोन्स को चपटा कर देती है। अरोरा कहती है कि हमें उस मैजिक कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा जो कि इस दरवाजे के उस तरफ है। सिड उस दरवाजे पे लगी सारी चेन्स को काटने की सोचता है, पर उसे लगता है कि स्वॉर्ड उससे टूट जाएगी और उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है। इसके बाद अरोरा बताती है कि सामने पड़ी स्वॉर्ड पे लिखा हुआ है कि उस चेन्स को काट सकती है। उसे देख के ही सिड समझ जाता है कि वो उसे नहीं निकाल पाएगा। फिर भी वो ट्राई करता है और सही में वो उसे नहीं निकाल पाता। उस स्वॉर्ड को सिर्फ डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ही निकाल सकते हैं। अब क्योंकि उनके पास कोई तरीका नहीं बचा है उस दरवाजे को खोलने का, वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं। डेल्टा को नेल्सन से लड़ता देख एलेक्सिया सोचती है कि क्या वो सच में शैडो के लिए काम करती है, क्योंकि उसकी फाइटिंग टेक्निक बिल्कुल अलग है। जहाँ शैडो की टेक्निक सोफिस्टिकेटेड थी, ये तो प्योर वायलेंस है। जैसे ही डेल्टा एक और नेल्सन के क्लोन को हराती है वो मेमोरी ब्रेक हो जाती है और नेल्सन ये देख के हैरान है कि उसने 100 से ज्यादा क्लोन्स को भी हरा दिया, वो भी बिना किसी मुशक्कत के। तभी नेल्सन को ओलिवियर का स्टैचू दिखता है और उसे समन करता है। उसके समन करने पर ओलिवियर वहाँ आ जाती है, लेकिन तभी एप्सिलॉन भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और अब वो सब वहाँ से जा सकते हैं। वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। ये देख के नेल्सन हैरान हो जाता है और कहता है तुम लोग बस अब यहाँ से चले जाओगे। अल्फा कहती है कि हमारा गोल कभी तुम जैसे तुच्छों से लड़ना नहीं था, हमें तो बस तुम्हारी सोर्स ऑफ पावर को डिस्ट्रॉय करना था, और क्योंकि अब हमें पता चल गया सेंचुरी काम कैसे करती है, हम तुम्हें फिर से मिलने आएंगे। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद नेल्सन के पास एक स्क्रीन सी अपेयर हो जाती है जहाँ उसे पता लगता है कि सेंचुरी के सेंटर में भी कुछ लोग पहुंच चुके हैं। वो वहाँ जल्दी से जाने लगता है, पर फिर उसे याद आता है कि डेल्टा ने उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी, तो वो ओलिवियर को भी साथ ले जाने लगता है। अब हमें सिड दिखाई देता है जो कि सोच रहा होता है कि फॉर्मूला के हिसाब से अब असली प्रोटैगनिस्ट के आने का टाइम आ चुका है। तभी वहाँ एक मैजिक सर्कल से कोई आने लगता है। ये देख के सिड खुश हो जाता है और कहने लगता है कि तो तुम आ गए प्रोटैगनिस्ट, हीरो के डायरेक्ट डिसेंडेंट जो कि इस होली स्वॉर्ड को निकाल पाएगा। पर वहाँ नेल्सन को देख के सिड कहता है और ये तो टकला है। फिर सिड का ध्यान साथ में खड़ी ओलिवियर पे जाता है, जिसे देख के वो कहता है कि इसकी शक्ल तो अल्फा से मिलती है। नेल्सन सिड से कहता है कि तो तुमने अरोरा को उसको एक केज से बाहर निकाल दिया है। फिर अरोरा से पूछता है कि क्या तुम इस टकले को जानती हो। अरोरा कहती है कि नहीं, मेरी मेमोरी इनकम्प्लीट है तो शायद मैं इस टकले को नहीं जानती हूँ। इसके बाद नेल्सन कहता है कि तुमने इस विच की बातों में आके गलती कर दी, अब ओलिवियर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। इसके बाद सिड और ओलिवियर में लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन सिड बस उसके अटैक्स को ब्लॉक ही कर पा रहा होता है और इसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। पर इसके बावजूद भी उसके चेहरे पे एक स्माइल दिखने लगती है। ये देख के नेल्सन कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। फिर जब सिड चेक करता है तो सही में देखता है कि वो हंस रहा था। इसके बाद ओलिवियर फिर से उस पर अटैक कर देती है, पर उसे वो डॉज कर लेता है, लेकिन इसके बाद वो उसे घायल करने में कामयाब होती है। सिड कहता है कि एक लड़ाई बिना कॉन्वर्सेशन के बहुत बोरिंग होती है, इसका कोई दिल नहीं है, ये मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। नेल्सन ये सब सुन के कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो ओलिवियर, जल्दी उसे खत्म करो। लेकिन तभी अरोरा बीच में आ जाती है और उसे रुकने को कहती है। अरोरा सिड को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें मेरे लिए मरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, अभी तक मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। नेल्सन कहता है कि तुम उसे कैसे बचा पाओगी, तुम तो मैजिक भी नहीं यूज कर सकती, लेकिन अगर तुम हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं इस बच्चे को जाने दूंगा। अरोरा कहती है किस चीज, कैसा काम। नेल्सन कहता है तुम और तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी वजह से हम कितने स्केड्यूल के पीछे हो गए हैं तुम्हें पता भी है, लेकिन अगर तुम हमारे साथ काम करने को तैयार हो जाओ तो हम इसे छोड़ देंगे। अरोरा इसके लिए तैयार हो जाती है। तभी से आगे आ जाता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग ये क्यों अज्यूम कर रहे हो कि मैं ये लड़ाई
लड़ाई हार जाऊंगा। ये कितना ऑफेंसिव है, तुम लोगों को पता भी है। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुन के नेल्सन को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से ओलिवियर को उसे मारने का ऑर्डर देता है और इस बार ओलिवियर उसके पेट में अपनी तलवार घुसा देती है। ओलिवियर सिड को स्टैब कर देती है पर सिड उसका हाथ पकड़ता है और फिर उसकी गर्दन पे दांत काट के उससे 5 सेर गोश्त निकाल लेता है और इस तरीके से उसे हरा देता है। नेल्सन ये देख के हैरान होता है कि तलवार के उसके आर पार हो जाने के बावजूद भी सिड जिंदा कैसे है। सिड एक्सप्लेन करता है कि अगर वाइटल ऑर्गन्स और आर्टरीज को बचा लिया जाए तो एक स्टैब से सर्वाइव करना काफी आसान है। नेल्सन कहता है एक बच्चे ने ओलिवियर को हरा दिया, वो भी बिना मैजिक यूज किए। ये तो सच में बड़ी कमाल की बात है, लेकिन जितना मैजिक एक सेंचुरी के सेंटर में पड़ा है उससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो तुम सोच भी नहीं सकते। और हम देखते हैं कि वो हजारों ओलिवियर की कॉपीज को समन कर देता है। वो सभी सिड पे अटैक करने लगते हैं पर सिड जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अब मैजिक यूज कर पा रहा है और वो अपनी स्वॉर्ड की एक ही स्विंग से अपने आसपास की सारी ओलिवियर्स को हरा देता है। नेल्सन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये देख के कि सिड अपना मैजिक यूज कर पा रहा है। सिड उसे बताता है कि उसने बस अपने मैजिक को इतना सॉलिड कर दिया कि वो अब्सॉर्ब ना हो पाए। ऐसा करने में उसे कुछ समय तो लगा पर ये बहुत ज्यादा सिंपल था। नेल्सन कहता है कि पर ऐसा किसी भी ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है और फिर से ओलिवियर को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। अब सिड उन सभी ओलिवियर से लड़ने लगता है पर लड़ाई की वजह से पहले का जख्म खुलने लगता है। ये देख के सिड कहता है अब खेलने का समय खत्म हो चुका है। सिड डिसाइड करता है कि वो एक ही अटैक से सारे ओलिवियर्स की कॉपीज को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और उससे उस दरवाजे को भी खोल देगा जिसके लिए उस गॉड को निकालना जरूरी था। सिड अपना मैजिक कास्ट कर ही रहा होता है कि ओलिवियर फिर से उस पे हमला कर देती है, लेकिन उसके बावजूद भी सिड अपना मैजिक रिलीज कर देता है। इसके बाद हमें उस अटैक का असली स्केल दिखाया जाता है जिसकी वजह से पानी शहर के अंदर जाने लग चुका है। यह अटैक वहाँ खड़े शैडो गार्डन के मेंबर्स भी देख रहे होते हैं और अलेक्सिया और रोज भी। आखिरकार जब अटैक खत्म होता है तो हमें सिड दिखाई देता है जो कि एक अंधेरी जगह में है और उल्टा लटका हुआ है। तभी उसे अपनी तरफ डियाब्लो का आम आता हुआ दिखता है पर जब उसकी आंखों में देखते हैं तो वो अरोरा होती है। जब सिड की आंखें खुलती हैं तो वो अरोरा की गोद में होता है जो कि हैरान होती है कि उसके दिल में तलवार लगने के बाद भी वो जिंदा था। सिड कहता है कि उसने मैजिक का यूज करके अपना हार्ट दूसरी तरफ मूव कर दिया था। अरोरा डिसअपीयर होने लगती है और वो एडमिट कर लेती है कि उसने ही सिड को यहाँ बुलाया था और इसके लिए वो उससे माफी मांगती है पर सिड कहता है कि कोई बात नहीं। अरोरा कहती है कि वो लंबे समय से गायब हो जाना चाहती थी और सब कुछ भूल जाना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो वो भूलना नहीं चाहती। पूरी तरह से डिसअपीयर होने से पहले अरोरा सिड को बताती है कि उसे क्या करना चाहिए अगर वो उसे असली जिंदगी में मिला तो। अगले सीन में हमें अलेक्सिया, रोज और बीटा दिखाई जाते हैं जो कि सिड के अटैक से मची हुई तबाही को देख रहे होते हैं। अलेक्सिया कह रही होती है कि वो कितनी पावरलेस फील करती है। अलेक्सिया के ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करना चाहती है रोज और बीटा के साथ ताकि वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर पाए और तब डिसाइड करें कि आगे क्या करना है। बीटा कहती है कि हमारे पास कोई भी प्रिसाइज प्लान नहीं है पर फिर भी रोज और बीटा उसके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एप्सिलॉन अल्फा को रिपोर्ट दे रही होती है कि सेंचुरी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, वो होली स्वॉर्ड भी और साथ ही साथ उसका मैजिकल कोर भी तबाह हो चुका है। एप्सिलॉन आगे बताती है कि बीटा अलेक्सिया के साथ काम कर रही है और शायद वो उसके और करीब जाके हमें और जानकारी दे पाए। एप्सिलॉन आगे कहती है कि उनकी थ्योरी सच साबित हुई। अरोरा का एक और नाम है डेमन डियाब्लोस। एप्सिलॉन उससे पूछती है कि क्या उसे ये सारी रिपोर्ट शैडो को भी दे देनी चाहिए पर अल्फा उसे मना कर देती है ये कह के कि उन्हें ये सब कुछ पहले से ही पता है। अगले सीन में हम गामा को देखते हैं जैसे एक आदमी एक प्राइम प्रॉपर्टी बाय करने के लिए कन्विंस करना चाहता है ताकि वो अपना शॉपिंग सेंटर वहाँ खोल सके और उस सिटी की प्रोग्रेस हो सके। पहले तो गामा मना कर रही होती है पर कुछ ही देर बाद इसकी एक एम्प्लॉय आके उसे बताती है कि वहाँ उन्हें पेट्रोलियम मिला है। ये सुनने के बाद गामा उस स्ट्रीट की सारी प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि वो सिटी को डेवलप करके वेलगैल्टा एम्पायर का सबसे ग्रेटेस्ट सिटी बना देगी। वहीं अल्फा और बाकी के मेंबर्स को लगता है कि डेल्टा अभी तक सेक्रेड लैंड में ही है पर वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे वही छोड़ दें और ना बुलाए क्योंकि जब उसे ठंड लगेगी तो खुद ही आ जाएगी। अल्फा उस समय को याद करने लगती है जब उसने सिड के साथ मिलकर बेस ऑफ ऑपरेशंस बनाया था। वो कहती है कि हमें इन लड़कियों को ट्रेन करना होगा क्योंकि अब कभी भी कल से ऑल आउट वॉर छिड़ सकती है। ऐसे में लड़कियों का अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। तभी गामा आके अल्फा को न्यूज देती है कि ओरियाना किंगडम का रॉयल चांसलर पर वैजहैट रॉयल कैपिटल ऑफ मिडगार्ड आने वाला है। इसके बाद हमें अलेक्सिया दिखती है जो कि एरिस को एक्सप्लेन कर रही होती है कि आर्क बिशप भी कल्ट का एक मेंबर था। इस वजह से पूरा का पूरा चर्च एक सस्पेक्ट है। सेंचुरी को इतने टाइम के लिए सीक्रेट रखने के लिए उन्हें एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की मदद चाहिए होगी। इसलिए अलेक्सिया कहती है कि वो डिवाइन टीचिंग्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है पर आयरिस कहती है कि उसने उनके फादर को भी यही सजेस्ट किया था पर उन्होंने कुछ भी करने से मना कर दिया। ओरियाना किंगडम से गेस्ट भी आ रहे हैं और वो चर्च के साथ कोई अनड्यू ट्रबल भी नहीं चाहते हैं। आयरिस आगे कहती है कि बुश इन फेस्टिवल आने वाला है और अगर मैं उसमें जीत
गई तो नाइट ऑर्डर भी मुझे सपोर्ट करेगा और देश के लोग भी, और जब ये होगा तो हिज मैजेस्टी और सारे काउंसलर्स को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। अलेक्सिया कहती है कि अगर कल्ट या शैडो गार्डन ने कुछ वहाँ किया तो अभी तक हर मेजर इवेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, पर आयरिस को अपनी स्वॉर्ड स्किल्स पर पूरा भरोसा है। इसके बाद आयरिस अलेक्सिया से पूछती है कि वो सैंक्चुरी में क्यों गई थी, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा था, पर अलेक्सिया बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आयरिस खुद से कह रही होती है कि क्रिम्सन नाइट के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स मर चुके हैं और वो शायद उसे दोबारा बना भी ना पाए। पहले नाइट ऑर्डर उसे सपोर्ट कर रहा था, पर अब वो शायद उससे नफरत करते होंगे क्योंकि उसने उनके सारे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स ले लिए और उन्हें मरने दिया। आयरिस को सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है आगे बढ़ने का, और वो है टूर्नामेंट जीत के। अगले सीन में हमें रोज दिखाई जाती है जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है, पर तभी उसे अजीब सा महसूस होने लगता है और उसकी चेस्ट पे डिमोनिक पोजेशन का निशान आ जाता है। बुशिन फेस्टिवल शुरू होने वाला है और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दुनिया भर से वॉरियर्स आए हुए हैं। ये देख के सिड का भी मन उसमें पार्टिसिपेट करने का करता है। सिड चाहता है कि वो सबसे कमजोर वॉरियर की तरह इसमें पार्टिसिपेट करे, जो कि एकदम स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को हरा के सबको शॉक कर दे, ताकि वहाँ मौजूद सभी लोग उसके बारे में बात करने लगे। इसके बाद सिड गामा से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि वो अपना रूप बदल के बुशिन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहता है। गामा पूछती है आप अपना रूप बदल के क्यों जाना चाहते हैं, पर सिड कहता है कि माफ करना, मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकता। तो गामा कहती है कि वो अब उससे कोई सवाल नहीं पूछेगी और अपने सर्वेंट्स को बाकी का सामान लाने को कहती है। इसके बाद गामा उसके चेहरे पे एक स्पेशल स्लाइम लगाती है जिससे वो उसके चेहरे को किसी भी तरह के शेप में ढाल सकती है। वो उसे अलग अलग पिक्चर्स दिखाती है और उससे पूछती है कि वो किस तरह का चेहरा पसंद करेगा। सिड कहता है कि उसे एक ऐसा चेहरा चाहिए जो कि कमजोर दिखता हो। ये सुन के गामा उसे मंडेन मैन का चेहरा सजेस्ट करती है। वो एक सुस्त आदमी और एक डार्क नाइट भी है, पर उसमें किसी भी तरह की कोई भी स्किल्स नहीं है। 5 साल पहले उसे उसकी फैमिली ने डिसोन कर दिया था, जिसके बाद वो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी सी मौत मर गया। सिड कहता है कि ये तो परफेक्ट है, जिसके बाद वो उसके चेहरे पे एक प्रेशर कुकर जैसी मशीन लगा के उसका चेहरा बदल देते हैं। इसके बाद कैरेक्टर को सूट करने के लिए सिड अपना पोस्चर भी चेंज कर लेता है और आवाज भी मरी मरी सी कर लेता है। इसके बाद हम एना रोज को देखते हैं, जिसने गॉडेस के ट्रायल के दौरान एक एंशिएंट वॉरियर को समन किया था और उसे हराया भी था। उसके घटिया क्वालिटी के गियर और बीमार जैसे शरीर को देख के एना रोज उसे रोकती है और उसे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने से मना करती है। वो उसे कहती है कि अगर वो खुद को परमानेंटली डैमेज नहीं करना चाहता है तो वो बुशिन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट ना करे। सिड उसे कहता है कि तुम्हें एक किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और मन ही मन खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि ये डिस्गाइज काम करेगा, ये तो अभी ही इतने परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब सबको लग रहा है कि मैं कितना वीक हूँ और जब मैं अपनी पावर सबको दिखाऊंगा तो सब कितने शॉक होंगे। तभी उसे सामने से आके क्विंटन रोकता है और कहता है कि उसे एना रोज की एडवाइस लेनी चाहिए। क्विंटन कहता है मैंने कई बार बुशिन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है, हर बार कोई ना कोई तुम्हारे जैसा ललल पलल सा आदमी आ जाता है और सारा मजा खराब कर देता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम पार्टिसिपेट ही ना करो। ये सुनने के बाद सिड कहता है एक चीज तो मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ, मैं तुमसे तो ज्यादा ही स्ट्रांग हूँ। ये सुनने के बाद क्विंटन को गुस्सा आ जाता है जो उसे खींच के मुक्का मारता है, जिससे सिड उड़ता हुआ एक कैली में जाके गिरता है। क्विंटन उसके पास जाने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है अपोलोजाइज करने का, पर सिड कहने लगता है कि सच में यार तुम्हारी पावर तो 3rd क्लास है। इससे क्विंटन को और गुस्सा हो जाता है। सिड कहने लगता है कि मेरे पास कई सारे मूव्स हैं जिससे मैं इस आदमी को खत्म कर सकता हूँ, पर वो डिसाइड करता है कि वो ऐसा भी नहीं करेगा और मार खाता रहता है। अंत में एना रोज बीच में आ जाती है और कहती है कि अब तुम्हारे रुकने का टाइम आ चुका है, नहीं तो मुझे बीच में आना पड़ेगा। एना रोज सिड के पास जाती है और कहती है कि मैं इस लड़ाई को कभी भी रोक सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम बुशिन फेस्टिवल से क्विट कर जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और उससे क्विंटन को पहले ना रोकने के लिए माफी भी मांगती है, पर वो ये देख के हैरान हो जाती है कि इतनी बुरी तरीके से पिटने के बाद भी उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं आई है। इसके बाद सिड वहाँ से जाने लगता है, पर एना रोज उसे रोक के अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम एना रोज है, तुम्हारा क्या है? तो सिड कहता है मैन, मंडेन मैन, और वो फिर वहाँ से चलने लगता है। इसके बाद सिड स्केल से मिलता है जो कि टूर्नामेंट में फाइटर्स पे बैट करना चाहता है। वो एक्सप्लेन करता है कि टूर्नामेंट प्रीलिम से शुरू होगा और सिर्फ ताकतवर वॉरियर्स ही मेन टूर्नामेंट में जा पाएंगे। वो सिड को ये भी बताता है कि कौन कौन इस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं। वहीं सिड सोच रहा होता है क्योंकि उसने अपनी ट्रू पावर टूर्नामेंट के एंड में दिखानी है, वो स्ट्रॉन्गर वॉरियर्स को कैसे हराएगा अपनी पावर को हाइड करते हुए। इसके बाद सिड को रोज मिलती है जो कि उसे बताती है कि उसकी अलेक्सिया और नात्सुमे के साथ दोस्ती हो चुकी है, पर अलेक्सिया और नात्सुमे आपस में झगड़ते ही रहते हैं। इसके बाद रोज सिड को बताती है कि वो अपने फादर से मिलने जा रही है जो कि उसे उसके फियांसे पव एज़हड से मिलवाएंगे। रोज आगे कहती है कि वो कैसे देश से बिलोंग करती है जो कि अपने आर्ट और कल्चर के लिए जाना जाता है। ऐसे में जब उसने ये डिसाइड किया कि वो एक नाइट बनना चाहती है तो उसने कई लोगों का दिल दुखाया था और कई लोग उससे नाराज भी हैं। जब वो छोटी थी तो उसे एक हीरो मिला था और उसी ने उसे इंस्पायर
किया एक नाइट बनने के लिए। वो अभी भी अपने आइडियल्स को अबैंडन नहीं करना चाहती है, जिसकी वजह से उसे और भी कई लोगों को बिट्रे करना पड़ सकता है। वो सिड से पूछती है कि क्या वो उस पर भरोसा करता रहेगा। सिड कहता है हाँ बिल्कुल। अब रोज वहाँ से जाने ही लगती है कि सिड उसे रोकता है और उसे एक बर्गर दे देता है। अगले सीन में स्केल और सिड एक फाइट देख रहे होते हैं। सिड के पूछने पे स्केल बताता है कि वो डेटा इकट्ठा कर रहा है ताकि वो बेट अच्छे तरीके से कर पाए और जीत पाए। वो एक्सप्लेन करने लगता है कि कैसे वो अपने जीतने के ऑड्स को बढ़ा सकता है और उसके लिए उसे पैसों की जरूरत होगी। वो सिड से पैसे मांग रहा होता है पर सिड उसे पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है। तभी गोल्डी गिल्डेड उसके पीछे पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये तुम काफी इंटरेस्टिंग काम कर रहे हो। स्केल उसे पहचान जाता है और कहता है ये तो गोल्डी गिल्डेड है, द अनबीटन लेजेंड। गोल्डी कहता है मुझे गोल्डी गिल्डेड द एवर विक्टोरियस गोल्डन ड्रैगन कहो। इसके बाद गोल्डी कहता है कि वो भी डेटा इकट्ठा करता है जो कि उसे जीतने में मदद करता है। अगला मैच मंडेन मैन और गंजालेस मैकम का है। गोल्डी फाइट को एनालाइज करने लगता है और कहता है कि गंजालेस एक एक्सपीरियंस फाइटर है जिसने काफी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। उसकी बैटल पावर 1364 है। वहीं मंडेन मैन एकदम ही कमजोर है, उसे तो शायद स्वॉर्ड पकड़ना भी नहीं आता। पता नहीं वो थर्ड राउंड तक कैसे पहुंच गया। उसकी बैटल पावर है 33। गोल्डी एक्सपेक्ट करता है कि गोंजालेस 1 सेकंड के अंदर अंदर जीत जाएगा। वहीं स्केल उसके एनालिसिस को देख के इम्प्रेस हो जाता है। फाइट शुरू होने के सेकंड्स बाद ही गोंजालेस जमीन पे गिरा पड़ा होता है। लोगों को लग रहा होता है कि वो खुद ही फिसल गया और नीचे गिर गया और मंडेन मैन विनर घोषित कर दिया जाता है। पर ये मैच एन रोज भी देख रही थी, जिसने देखा कि किस तरीके से मंडेन मैन ने क्विकली 2 पंचेस उसके चिन पे लैंड किए, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। पर गोल्डी ऐसे दिखा रहा होता है जैसे उसने ये एक्सपेक्ट किया ही था। वो कहने लगता है कि तुम डेटा इकट्ठा करके बेटर प्रिडिक्शन कर सकते हो, पर एक फाइट में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। वो स्केल से कहता है कि या तो तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जिनकी बैटल पावर ज्यादा हो और उन पे बैट करो, या तो वीक लोगों को ढूंढो और उनके ओपोनेंट्स पे बैट करो। कल 4th मैच होने वाला है गोल्डी और मंडेन मैन के बीच में। अगली सुबह स्केल सिड का दरवाजा पीटने लगता है। जब सिड दरवाजा खोलता है तो स्केल उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है और उसे बताता है रोज ने अपने फियांसे पर्व हैजर्ड पे चाकू से हमला कर दिया और वो वहाँ से भाग चुकी है। कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। रोज की खबर अब एलेक्सिया और बीटा तक भी पहुंच चुकी है। बीटा कह रही होती है कि ओरियाना किंगडम इस मैटर को इंटरनली हैंडल करना चाहता है और उसने मिडगार्ड और बाकी सारे आसपास के किंगडम को भी कह दिया है कि वो इसमें इंटरफेयर ना करें, क्योंकि पर्व हैजर्ड ओरियाना किंगडम के एक बड़े नोबलमैन का बेटा है। अगर उन्होंने रोज को पकड़ लिया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी, पर क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है तो शायद उसको डेथ पनिशमेंट ना दी जाए। एलेक्सिया चाहती है कि वो रोज को ओरियाना किंगडम से पहले ढूंढे ताकि वो उसकी साइड ऑफ स्टोरी भी जान पाए, लेकिन बेटा कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि रोज चाहती तो हमें ये सब पहले ही बता सकती थी, पर उसने शायद इसलिए नहीं बताया ताकि वो किंगडम्स के बीच में कुछ भी रिलेशन खराब ना हो। पर एलेक्सिया कहती है कि इसलिए तो मुझे गुस्सा आया हुआ है, हम स्वॉन एलाइज थे, फिर भी उसने हमें कुछ नहीं बताया। ये सुन के बेटा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाती है और एलेक्सिया अपनी सिस्टर से एडवाइस लेने के लिए जाती है। एलेक्सिया के जाने के बाद हम बेटा को एक शैडो गार्डन के मेंबर के साथ देखते हैं। बेटा उसे कह रही होती है कि हम एलेक्सिया को थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि वो इन सब में बिजी रहे और कुछ भी उल्टा सीधा करके मुसीबत में न फंस जाए। इसके बाद वो लड़की बेटा को इन्फॉर्म करती है कि रोज सुअर से होते हुए अंडरग्राउंड रूम्स में पहुंच चुकी है। वो एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ टनल्स हैं जो कि छुपने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। बेटा उसे कहती है कि रोज पे नजर रखे। इसके बाद बेटा रिपोर्ट में लिखा हुआ पढ़ती है कि जैसे रोज भाग रही थी उसने कई बार अपनी चेस्ट पे हाथ रखा था जैसे कि वो दर्द में हो। अगले सीन में हम सिड और स्केल को देखते हैं जो कि बशन फेस्टिवल के मैच को देख रहे होते हैं। सिड न्यूज़पेपर में रोज के बारे में पढ़ रहा होता है। वो पढ़ता है कि रोज अपने फियांसे को मारने के बाद शायद अपने लवर के साथ भाग गई। ये पढ़ के वो सोचने लगता है कि रोज का कोई बॉयफ्रेंड भी था, मुझे तो पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ स्केल अपनी सारी बैट्स हार रहा होता है और सोच रहा होता है कि कोई बात नहीं, अगले मैच में सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। बच्चों जरूरी सूचना, बिल्कुल भी स्केल वाली हरकतें मत करना, अगले मैच में सब लॉस रिकवर हो जाएगा। इसके चक्कर में बहुत लोग पैसे हारते हैं, तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं। सिड सोचता है कि आगे उसे क्या करना चाहिए और डिसाइड करता है कि अभी वो अपने एमिनेंस इन शैडो के रोल को ही कंटिन्यू करेगा। सिड वहां से जाने लगता है, तभी उसे रास्ते में बेट्रिक्स मिलती है जिसे सिड से एल्फ की स्मेल आती है और वो उसे रोक के पूछती है कि क्या वो किसी एल्फ को जानता है। सिड बताता है कि हाँ, मेरे कुछ एल्फ फ्रेंड्स हैं। बेट्रिक्स आगे कहती है कि वो एक एल्फ को ढूंढ रही है जो कि उसकी लेट सिस्टर की बेटी है और उसकी शक्ल हूबहू उसके जैसी दिखती है। उसे देख के सिड को एल्फा की झलक दिखती है, पर वो कहता है कि तुम्हारे जैसी दिखने वाली किसी भी एल्फ को मैं नहीं जानता। तभी अचानक बेट्रिक्स सिड पे अटैक कर देती है, पर सिड समझ जाता है कि वो ऐन वक्त पे रुक जाएगी और बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह एक्ट करता है। ये देख के बेट्रिक्स सिड से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे लगा था तुम स्ट्रांग होगे, पर लगता है मैं गलत थी। इसके बाद क्विंटन एनरोज को देखता है और कहता है कि तुम कल जैसे ही मंडेन का मैच देखने आई हो ना। वो उससे पूछता है कि वो मंडेन मैन की फाइट के बारे में क्या सोचती है। एनरोज कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं देख पाई और उसने ऐसा फाइटर देखने की उम्मीद भी नहीं की थी जिसकी वो मूवमेंट्स फॉलो ना कर पाए।
पर उसने उसका राइट हैंड जरूर मूव करते हुए देखा था, पर उसके बाद जो हुआ वो उसे बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाई। क्विंटन को लगता है कि मंडेन मैन कोई आर्टिफैक्ट यूज कर रहा है। दोनों कहते हैं कि गोल्डी के अगेंस्ट उसकी फाइट में सब क्लियर हो जाएगा। एनरोज कहती है कि गोल्डी कभी नहीं हारा और उसका रीजन ये है कि वो किसी भी ऐसे मैच में नहीं गया जिसमें उसका अपोनेंट उससे पावरफुल हो। गोल्डी को मंडेन मैन से लड़ने आता देख वो कहती है कि या तो मंडेन अपनी स्ट्रेंथ हाइड कर रहा है या गोल्डी मंडेन मैन की असली स्ट्रेंथ नहीं देख पा रहा या फिर मंडेन मैन चीटिंग कर रहा है। मैच शुरू होते ही गोल्डी मंडेन पे अटैक कर देता है पर मंडेन अटैक को डॉज कर लेता है। उसके पास पूरा मौका होता है कि वो गोल्डी पे अटैक करके मैच यहीं खत्म कर दे, पर वो बिल्कुल धीरे धीरे अपनी स्वॉर्ड निकालता है और रुक जाता है। इससे गोल्डी के पास वहाँ वक्त मिल जाता है जिससे वो पीछे चला जाता है। गोल्डी सिड से कह रहा होता है कि वो तुम्हारा लाखों में एक चांस था और उसे तुमने ऐसे ही जाने दिया। अब गोल्डी सीरियस हो जाता है और उसके पावर से एक गोल्डन ड्रैगन बन जाता है। वो उस पर अटैक करने लगता है पर उसका अटैक लैंड होने ही वाला होता है कि मंडेन छींक मार देता है जिससे वो उड़ता हुआ वापस निकल लेता है। ये देख के सब शॉक हो जाते हैं कि गोल्डी जमीन पर पड़ा हुआ है और उन्हें ये भी नहीं पता कि हुआ क्या। क्विंटन सोच में पड़ जाता है कि आखिर हुआ क्या। एनरोज एक्सप्लेन करती है कि जब वो अटैक लैंड होने ही वाला था तो मंडेन ने छींक मारी और जब उसने छींक मारी तब उसका स्वॉर्ड भी मूव हो गया जिसकी वजह से वो पीछे चला गया। क्विंटन इन बातों पे यकीन नहीं कर पा रहा होता और वो कहता है कि अगर वो जीतता रहा तो मेरा और उसका मुकाबला तो होगा ही, तब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम आयरिस पर्व एज़ेड और ओरियाना किंगडम के राजा को देखते हैं। आयरिस पर्व एज़ेड को बुशिन फेस्टिवल के सिक्योरिटी प्लान्स देती है पर पर्व एज़ेड कहता है कि इसको और सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आयरिस कहती है कि जो सब मैंने न्यूज में पढ़ा है उस हिसाब से तो तुम काफी ठीक दिख रहे हो। पर्व एज़ेड कहता है हाँ ये तो न्यूज वाले हैं, बढ़ा चढ़ा के ही लिखते हैं, और कहता है कि मिडगार्ड को तो वरी करने की आदत हो गई है जब से अलेक्सिया किडनैप हुई थी। वो आगे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम खुद गई थी अलेक्सिया को ढूंढने, हम भी इस मैटर को खुद ही हैंडल करना चाहते हैं और ओरियाना किंगडम ही रोज को अप्रहेंड करेगा। जब ये सब बातें हो रही होती हैं तो राजा चुपचाप बैठा होता है। राजा बहुत कमजोर दिख रहा है और जो पर्व एज़ेड कहता था वो उसके बाद के लिए बस हाँ कर देता था। तो क्विंटन को भी मंडेन मैन इजीली हरा देता है। सभी के सभी लोग शॉक और होते हैं कि हो क्या रहा है ये सब, और बेट करने वाले ये सोच रहे होते हैं कि उस पर बेट करना सेफ है या नहीं, ये जीतेगा या हारेगा, ये जीत कैसे रहा, इसे तो कब का हार जाना चाहिए था। मंडेन अब मेन टूर्नामेंट में एंटर कर जाता है जहां उसकी लड़ाई एनरोज से होगी। इसके बाद एनरोज मंडेन से मिलने जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ को मिसजज किया, तुम वाकई काफी स्ट्रांग हो। पर वो आगे कहती है कि मैंने तुम्हारे सारे मूव्स देख लिए हैं, अब ये उम्मीद मत करना कि जैसे तुम बाकी मैच जीत गए मेरे अगेंस्ट भी वैसे ही जीत जाओगे। ये सुन के मंडेन मैन स्माइल करता है और अपनी आर्मर से एक प्लेट नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से जमीन में एक छेद हो जाता है। ये देख के एनरोज शॉक हो जाती है। मंडेन मैन कहता है कि इन वेट्स को मैंने अपने रिस्ट्रिक्शंस के लिए रखा था पर अब खेलने का समय खत्म हो चुका है। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जिसपे कि ब्लैक नाइट्स हमला कर रहे होते हैं। रोज कोशिश करती है कि उसके हमलों से किसी की जान न जाए और वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह सिड अपनी लास्ट फाइट के बारे में सोच रहा होता है और उसे लगता है कि उसे एक स्लोगन की जरूरत है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। तभी हीरो दरवाजे पे आता है जो कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता था। वो सिड को बताता है कि रोज के सर पे एक बाउंटी है जो कि वो कलेक्ट करना चाहता है, लेकिन सिड उसके साथ जाने से मना कर देता है। तभी उसकी नजर उसकी बहन पे पड़ती है। वो फटाक से रेडी होता है और हीरो के साथ वहाँ से भाग निकलता है और बेचारी क्लेयर डोरबेल बजा रही होती है। इसके बाद हम फिर से सिड को देखते हैं जो कि जानना चाहता था कि आखिर रोज ने अपने फियांसे को स्टैब क्यों किया। तभी उसे कहीं से पियानो की आवाज आती है। वो धुन सुन के सिड को अपनी पुरानी लाइफ याद आती है क्योंकि वो भी काफी सारी धुन बजाया करता था पियानो पे, लेकिन जो धुन बज रही होती है वो सिड को जानी पहचानी लगती है। उसे लगता है कि उसकी तरह कोई और भी इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि ये धुन तो एप्सिलॉन बजा रही थी। एप्सिलॉन को देख के सिड का मुंह उतर चुका था और वो ये सुन के हैरान हो जाता है कि लोग उसे एक टैलेंटेड कंपोजर समझते हैं। एप्सिलॉन सिड को बताती है कि उसे ओरियाना किंगडम में परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाया गया है। सिड उससे पूछता है कि क्या उसको कुछ रोज के बारे में पता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त उसे मॉल के सेंटर में एक पियानो दिखता है जिसे देख के उसके चेहरे पे अजीब सी स्माइल आ जाती है। बेटा एलेक्सिया को बता रही होती है कि लॉर्ड पर्व एज़ेड कल्ट से बिलोंग करता है। वो एलेक्सिया की इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा स्लो डाउन करना चाहती है और वो टनल्स में रोज के क्लूज को ढूंढना जारी रखते हैं। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो सोच रही होती है कि क्या उसने सही डिसीजन लिया था, और वो उस दिन को याद करती है जिस दिन वो अपने पिता से काफी दिनों बाद मिली। लेकिन जब वो उनकी शक्ल देखती है तो वो रियलाइज करती है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये देख के रोज समझ जाती है कि ये सारा करा धरा पर्व का ही है। वो उसे मार देना चाहती है लेकिन उसने सारे नोबल्स को अपनी तरफ कर रखा है जिसकी वजह से सारे नोबल्स उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसके सर पे एक बाउंटी रख दी जाती है। इसके बाद रोज याद करती है कि पर्व एज़ेड ने उसे कहा था कि उसे बुशिन फेस्टिवल खत्म होने से पहले सरेंडर करना होगा, नहीं तो वो उसके फादर के जरिए दूसरे देशों के साथ जंग छेड़ देगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने फादर को कैसे बचाए। वो सिड से शादी करना चाहती थी लेकिन वो भी पोजेस थी
थी और उसे लगता है कि उसकी एक ख्वाहिश कभी नहीं पूरी हो सकती। इसके बाद उसका पोजेशन थोड़ा और बढ़ जाता है। तभी उसे पियानो की आवाज आती है। वो पियानो की धुन को फॉलो करती है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो सामने शैडो को देखती है। वो हैरान होती है कि शैडो इतना अच्छा म्यूजिशियन भी है। अचानक से शैडो उससे पूछता है कि वो क्या करना चाहती है, जिसके जवाब में रोज कहती है कि वो सबको प्रोटेक्ट करना चाहती है। शैडो उसे अपनी कुछ पावर देने को तैयार हो जाता है और कहता है कि इससे तुम अपना फ्यूचर चेंज कर सकती हो। रोज का पोजेशन क्योर हो जाता है और अब वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। इसके बाद शैडो वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ असासिन्स वहाँ आते हैं जो कि रोज को मारना चाहते हैं, लेकिन रोज उन्हें बड़ी ही आसानी से हरा देती है। रोज डिसाइड करती है कि वो शैडो गार्डन ज्वाइन करेगी। इसके बाद अलेक्सिया के सामने रोज अपीयर हो जाती है और वो अलेक्सिया को बताती है कि उसे नई ताकत मिली है। रोज अलेक्सिया को अपने प्लान के बारे में नहीं बताना चाहती। वो अलेक्सिया की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अलेक्सिया कहती है कि हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, लेकिन रोज बस सॉरी कहती है। ये सुन के अलेक्सिया को गुस्सा आ जाता है कि उसका दोस्त उसे कुछ बता नहीं रहा है और वो रोज पे हमला कर देती है। दोनों लड़कियां आपस में लड़ने लगती है, लेकिन रोज अलेक्सिया को आसानी से हरा देती है। इसके बाद हम सिड को घर जाता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी अचानक से उसकी बहन उसके सामने आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेयर सिड का गला दबा रही होती है और उससे कह रही होती है कि तुमने मुझसे कहा था कि हम साथ में घर जाएंगे समर हॉलीडेज में। सिड कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। जिसके बाद क्लेयर उसे एक आखिरी चांस देती है और कहती है कि उसे उसकी फाइट बुशन फेस्टिवल में देखने आना होगा, जिसके लिए सिड मान जाता है। अगली सुबह अलेक्सिया को पता लगता है कि बेटा दूसरे किंगडम में जाके अपनी रिसर्च कर रही है। उसने अलेक्सिया के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें ओरियाना किंगडम के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन थी। अलेक्सिया जानती थी कि बेटा उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी बेटा ने उसकी मदद की। इसके बाद हम सिड को देखते हैं जिसे एक ही सीट के लिए वीआईपी लाउंज में ले जाया जा रहा होता है। वीआईपी लाउंज में वो आयरिस से मिलता है और वो ये जान के सरप्राइज था कि वो उसकी बड़ी बहन को जानती थी। सिड को लगता है कि वो गलत जगह पे आ गया है और वापस जाने लगता है, लेकिन आयरिस उसे रोकती है और कहती है कि वो उसकी छोटी बहन का दोस्त है तो यहाँ बैठ सकता है। और जीनत ने जो उसके साथ किया था वो उसके लिए उससे माफी भी मांगती है और वो उससे कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों दोस्त बने रहोगे। जिस पे सिड कहता है कि हमारा रिलेशन दोस्ती का नहीं, एक मास्टर और कुत्ते का था। इसके बाद आयरिस कह रही होती है कि उसकी नजर एना रोज पे है क्योंकि उसने अपने सारे अपोनेंट्स को बहुत ही आसानी से हराया था। जिसके बाद सिड पूछता है कि वो और किसको देखना चाहती है, जिस पे आयरिस कहती है कि बेट्रिक्स को, लेकिन वो तो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। सिड ये जान के हैरान होता है कि बेट्रिक्स फेमस है और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि फाइट के लिए उसे चेंज करना था। तभी सिड को अपने पीछे कोई स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है और जब वो मुड़ता है तो देखता है कि बेट्रिक्स है उसके पीछे। सिड बेट्रिक्स को बताता है कि उसने कभी एल्फ नहीं देखी थी और उसका बैग देख के उसे पता लगता है कि उसे चीज बर्गर्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे। वहीं दूसरी तरफ एज़हेड आयरिस को भी पटाने की कोशिश कर रहा होता है। आयरिस उससे पूछती है कि उसके किंगडम का राजा उसके साथ क्यों नहीं है, लेकिन एज़हेड कुछ ना कुछ बहाना बना देता है और आयरिस से पूछता है कि क्या उसके फादर इस टूर्नामेंट को देखेंगे। इसके बाद मंडेन मैन और एना रोज की फाइट शुरू होने वाली होती है और पर्व एज़हेड श्योर था कि एना रोज ही इस लड़ाई को जीतेगी। वहीं एना रोज जानती थी कि मंडेन मैन ने अपनी पूरी ताकत को अभी शो नहीं किया था, लेकिन उसकी मूवमेंट से उसे इतना पता था कि वो एक नूब की तरह मूव करता था, तो वो उस पर अटैक कर देती है और उसे लगता है कि वो उसे अपने स्वॉर्ड स्किल से जरूर मात दे देगी। लेकिन तभी वो कहता है कि तुम मेरे ट्रैप में फंस चुकी हो और बड़ी ही तेजी से उस पर हमला कर देता है। एना रोज समझ जाती है कि उसका अपोनेंट बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो वो प्लान करती है कि वो मंडेन मैन के अटैक करने का वेट करेगी, लेकिन मंडेन को पता था कि वो क्या कर रही है और वो उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है। वहीं ये दोनों बैठ के हैरान हो रहे होते हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग योद्धा के बारे में किसी ने पहले सुना क्यों नहीं था, लेकिन आयरिस को यकीन था कि वो अपने फाइट में उस मंडेन मैन को जरूर हरा देगी। इसके बाद आयरिस अपनी फाइट की तैयारी करने चले जाती है और पर्व भी वहां से चला जाता है। उसे लगता है कि मंडेन मैन किसी अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करता है और उसका शक शैडो गार्डन पे जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आयरिस अपने अपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा देती है, लेकिन जब वो वहां से जा रही होती है उसे बेट्रिक्स दिखती है और वो उसके पीछे भागने लगती है। इसकी वजह ये थी कि आयरिस उसकी बहुत बड़ी फैन थी और बेट्रिक्स ने उसे एक चीज बर्गर ऑफर किया और वो उसे बताती है कि उसके मसल्स का राज ये चीज बर्गर्स ही है। शाम को हम सिड को देखते हैं जो कि मनी मन खिलखिला रहा होता है कि वो आयरिस को किस स्टूपिड तरीके से डिफीट करेगा। तभी उसको उसके कमरे के नीचे क्लेयर मिलती है जिसका इरादा उसकी बोटी बोटी करने का है क्योंकि उसने उसकी फाइट नहीं देखी थी। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो कि अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल करके अपने किंगडम को बचाना चाहती है। इसके बाद हम आयरिस को देखते हैं जो कि अपनी फाइट की तैयारी कर रही होती है। जब से उसने बचपन में एक कमांडर को हराया था उसके कई लोग तारीफ करते थे। वो मिडगार्ड किंगडम की एक जीनियस थी। कई लोग उसकी ताकत को एडमायर करते थे, पर क्योंकि वो एक प्रिंसेस थी लोग उसे थोड़ा अजीब तरीके से ट्रीट किया करते थे। आयरिस के फादर उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ना ही मिडगार्ड किंगडम की सिक्योरिटी के बारे में उसकी कुछ चलने देते थे, जिसकी वजह से आयरिस का प्लान था कि वो बुशन फेस्टिवल जीतेगी और सबको प्रूव करके दिखाएगी कि वो किंगडम को प्रोटेक्ट कर सकती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सिड और आयरिस साथ में ही वीआईपी लाउंज में बैठे होते हैं और दोनों कॉफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ बेट्रिक्स भी आ जाती है और सिड को पता लगता है कि बेट्रिक्स को लोग वॉर गॉडेस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से वो उससे भी फाइट करना चाहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पर्व ने ओरियाना के किंगडम के राजा को जहर दे दिया था, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता था
क्योंकि उसे पता था कि ये सुन के रोज उसके जाल में जरूर फंस जाएगी। वो रोज का इस्तेमाल कल्ट के एक्सपेरिमेंट्स में करना चाहता था और इतना ही नहीं, वो मिडगार के किंगडम के राजा को भी मारना चाहता था ताकि वो एक वॉर शुरू कर सके। तभी बिएट्रिक्स पर्व को बदबूदार कहती है, जो सुन के उसको गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड्स को उसे बाहर निकालने को कहता है। लेकिन आयरिस उसे समझाती है और वो ये सुन के हैरान हो जाता है कि बिएट्रिक्स शायद वो लड़की हो सकती है जिसने हीरोज ब्लड को अवेकन किया था। लेकिन अब वो परेशान हो रहा था क्योंकि वॉर गॉडेस के सामने वो टिक नहीं सकता, जिसकी वजह से उसका प्लान धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन वो श्योर था कि रोज जरूर यहाँ आएगी और वो उस मोमेंट में मिडगार के राजा को मार देगा। वहीं दूसरी तरफ अब क्लेयर अपने फाइट के लिए जा रही होती है और जब वो मंडेन के सामने खड़ी होती है, वो रियलाइज करती है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने ये सारी फाइट्स लक के बलबूते नहीं जीती हैं। लेकिन जब वो लड़ाई के लिए तैयार होती है, तभी उसे महसूस होता है कि जैसे उसकी गर्दन कट चुकी है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर को पता था कि उसके छोटे भाई ने उसकी फाइट नहीं देखी है और वो उसकी धुलाई करने के लिए उसे ढूंढ रही होती है। इसके बाद हम आयरिस को किसी अटैक को डॉज करते हुए देखते हैं और उसे पता लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। आयरिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि मंडेन मैन तो अभी भी वहीं खड़ा था। जब वो लड़ाई के लिए दोबारा तैयार होती है तो उसे लगता है कि उसका पैर कट चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज वीआईपी लाउंज के काफी पास पहुंच चुकी है, लेकिन रास्ते में उसे काफी सारे कल्ट के मेंबर्स मिलते हैं जो कि मर चुके हैं। रोज को लग रहा था कि इसके पीछे भी शैडो गार्डियन का हाथ है और उसे वो कहते हैं कि वो अपने मिशन को पूरा करे। आयरिस अभी भी मंडेन मैन से लड़ रही होती है, लेकिन उसके हर एक मूवमेंट से उसे अपनी जान पे खतरा लग रहा होता है। वो रियलाइज करती है कि मंडेन मैन इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो सकता है, लेकिन वो खुद को हारने नहीं दे सकती थी, तो अपनी सारी मैजिकल पावर के साथ उसके ऊपर हमला करने आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वो बीच में रुक जाती है क्योंकि वो देखती है कि मंडेन मैन के हाथ से उसका स्वॉर्ड गायब है। तभी आयरिस रियलाइज करती है कि वो उसके ट्रैप में फंस चुकी है और वो उसे आसानी से हरा देता है। और आयरिस रियलाइज करती है कि वो अभी तक उसके साथ सिर्फ खेल रहा था। मिडगार का राजा अपनी बेटी से निराश हो जाता है और वहां से जाने लगता है। वहीं पर्व एज़ार्ड को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने आयरिस को हरा दिया। बिएट्रिक्स भी मंडेन मैन से काफी इंप्रेस थी और वो भी उससे फाइट करना चाहती थी। तभी वहां रोज आ जाती है, जिसे देख के पर्व एज़ार्ड स्माइल करने लगता है क्योंकि सब कुछ अभी तक उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा होता है। रोज अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है और वो कहती है कि वो आगे भी गलतियां करती रहेगी। तभी उसके फादर हंसते हैं और कहते हैं कि वो उसकी सारी गलतियों को माफ कर देगा। रोज खुश थी कि कुछ समय के लिए ही सही उसके फादर अपनी कॉन्शियसनेस गेन कर पाए और उसने उनकी जान ले ली। लेकिन मरने से पहले उसने कहा कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। इसके बाद रोज अपनी भी जान लेने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ जिमी आ जाता है और वो सारे असासिन्स को मार देता है। ये देख के रोज रियलाइज करती है कि जिमी ही वो लड़का है जिसने उसे बचपन में बचाया था। वो शैडो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन रोज उसे स्टाइलिश बैंडेड स्लेयर करके बुलाती है। रोज उसे बहुत ही ज्यादा एडमायर करती है क्योंकि जब बचपन में वो किडनैप हो गई थी तो उसी ने उसकी जान बचाई थी और उसने खुद का इंट्रोडक्शन स्टाइलिश बैंडेड स्लेयर कह के ही दिया था। वो रोज से कहता है कि तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और रोज डिसाइड करती है कि वो अपने किंगडम को शैडोज में रह के प्रोटेक्ट करेगी। पर्सी अपने गार्ड्स को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन शैडो गार्डियन ने उसके सारे सोल्जर्स को मार दिया है। तभी बिएट्रिक्स शैडो पे अटैक कर देती है क्योंकि वो उससे लड़ना चाहती थी। आयरिस ये देख के शॉक हो जाती है कि जिसने उसे मैच में हराया वो कोई और नहीं शैडो ही है। मिडगार के राजा को रिपोर्ट किया जाता है कि एक फाइट शुरू हो गई है। वहीं पर्व एज़ार्ड और याना किंगडम वापस जा रहा है और क्लेयर अपने भाई को भी ढूंढ रही है। वहीं दूसरी तरफ शैडो बिएट्रिक्स के सारे अटैक्स को इजीली ब्लॉक कर रहा होता है और उसे एक सीक्रेट टेक्निक दिखाना चाहता है, लेकिन बिएट्रिक्स उसके अटैक को भी ब्लॉक कर लेती है। वो बार बार अचानक से ही उसके पीछे प्रकट होने लगा था, जिसकी वजह से बिएट्रिक्स उसके अटैक्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद शैडो उसे कहता है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। तभी वहाँ आयरिस आ जाती है जो कि एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट से शैडो से लड़ना चाहती है। शैडो कहता है कि वो उस पर खरोंच भी नहीं डाल सकती। तभी आयरिस गुस्से में उस पर हमला कर देती है, लेकिन आयरिस के अटैक उस पर लैंड ही नहीं हो रहे थे। शैडो उसके सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर पा रहा था। आयरिस को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सारे हमले फालतू में जा रहे थे, तो वो फिर से उस पर हमला करती है। लेकिन फिर शैडो बिएट्रिक्स से लड़ने लगता है और आयरिस को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, लेकिन ये आयरिस को और गुस्सा दिला देता है। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जिसके पीछे अल्फा आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शैडो बिएट्रिक्स और आयरिस दोनों से लड़ रहा होता है, लेकिन वो दोनों के साथ सिर्फ खेल ही रहा है। जिसके बाद वो चाहता है कि उसके पास भी वेपन्स हो, तो जानबूझ के आयरिस के अटैक को डॉज नहीं करता और अपने फेवरेट वेपन्स को ढूंढ लेता है। जिसके बाद वो क्रोबार से दोनों से लड़ने लगता है। इसके बाद वो दोनों को क्रोबार्स की असली पोटेंशियल दिखाना चाहता था और अपने अटैक पोजीशन में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अल्फा रोज से कह रही होती है कि उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अकेली लड़ सकती है या तो शैडो गार्डियन को ज्वाइन कर सकती है। रोज को लगता है कि शैडो गार्डियन उसके किंगडम को सेव करने में मदद कर सकता है, इसलिए वो शैडो गार्डियन को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। वहीं आयरिस शैडो से पूछ रही होती है कि उसका असली नाम क्या है, तो शैडो कहता है कि उसका नाम शैडो ही है और यही उसकी असली फॉर्म है। वहीं बिएट्रिक्स शैडो के साथ अपनी फाइट को एंजॉय कर रही होती है और वो खुद का परिचय देती है। तभी शैडो थोड़ा और कूल दिखना चाहता था, तो उन दोनों को एक और सीक्रेट टेक्निक दिखाता है। शैडो आयरिस को एक वीकलिंग की तरह ट्रीट कर रहा था, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस पर फायर अटैक से हमला करती है, लेकिन शैडो उसके हमलों को आसानी से डॉज कर लेता है और वो बिएट्रिक्स से लड़ना जारी रखता है, जो शैडो को एक क्रोबार को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद हम मैना रोज को देखते हैं जो
कि इस उम्मीद में खड़ी होती है कि उसे फिर से मंडेन मैन को देखने का मौका मिलेगा। लेकिन वो तो यहाँ बियाट्रिक्स से लड़ रहा होता है, जो कि उसके अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब होती है। शैडो बियाट्रिक्स की तारीफ करता है और वो उसे एक ट्रिक सिखाना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ आयरिस आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। शैडो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मुझ पे खरोच भी नहीं डाल सकते, लेकिन आयरिस उसे हर कीमत पे हराना चाहती है। पर शैडो उसे बड़ी ही आसानी से मात दे देता है, जिसके बाद वो बियाट्रिक्स को भी जमीन पे पटक देता है और दोनों को दिखाता है कि वो असल में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शैडो लड़ाई जीत चुका था, लेकिन आयरिस हार नहीं मानना चाहती थी और उसे हर कीमत पे वहीं रोकना चाहती थी। और इसकी वजह ये थी कि मिडगार किंगडम की तबाही के लिए वो उससे बदला लेना चाहती थी। लेकिन तभी शैडो हंसने लगता है, जिसे देख के दोनों कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन तभी शैडो कहता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं रहा था और अपना न्यूक्लियर बॉम्ब स्पेल एक्टिवेट कर देता है। वो हवा में उड़ने लगता है और कहता है कि खेलने का समय खत्म हुआ। वहीं हम एलेक्सिया को देखते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है और वो शैडो की जितना ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। वहीं शैडो की मैजिकल पावर देख के आयरिस हार मान चुकी होती है और उसे लगता है कि शैडो को कोई भी नहीं हरा सकता। वहीं शैडो अपनी असली मैजिकल पावर उन्हें दिखा रहा होता है, लेकिन मैजिक एक्टिवेट करने से पहले ही वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके साथ साथ वो बैरियर भी वहाँ से गायब हो जाता है। बियाट्रिक्स को शैडो पसंद था। वहीं आयरिस रोने लगती है क्योंकि वो शैडो से बहुत ही बुरी तरह से हारी थी और उसे लगता है कि वो कभी भी शैडो जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगी। इसके कुछ दिनों बाद हम शैरी को देखते हैं, जो कि शैडो से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है। वहीं पर्व हैज़ार्ड किसी हाई रैंकिंग कल्ट के मेंबर से माफी मांग रहा होता है क्योंकि वो रोज को कैप्चर नहीं कर पाया था। बियाट्रिक्स आयरिस को चीयर अप करने की कोशिश करती है, लेकिन आयरिस कहती है कि वो ठीक है, वो अपनी नीज को नहीं ढूंढ पाई थी, लेकिन वो शैडो से मिलकर खुश थी। वहीं हम शैडो गार्डन के मेंबर्स को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर की प्रशंसा कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि शैडो को पहले से ही पता था कि ओरियाना किंगडम कल्ट के कंट्रोल में है। वहीं शैडो जब स्कूल जा रहा होता है, उसे पता लगता है कि उसके एक दोस्त को परमानेंट जॉब करनी पड़ गई क्योंकि उसे कर्जा चुकाना था। सिड को यह भी पता चला कि उसकी लास्ट फाइट के बाद उसका निकनेम डीमन शैडो पड़ चुका है। इसके बाद हम रोज को देखते हैं, जो कि सिड के होम टाउन में होती है। एल्फा उससे कहती है कि उन्हें इस पहाड़ों को पार करके उनके सीक्रेट बेस तक जाना होगा। रात को वो वहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ शैडो गार्डन के न्यू मेंबर्स को ट्रेन किया जाता है। रोज को वो नया नाम देते हैं 666 और उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी भूलनी होगी। वो दुखी हो जाती है क्योंकि वो सिड की यादों को नहीं भूलना चाहती। वहीं सिड शैडो के बेस में पियानो बजा रहा होता है